ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह मजीद लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज हफ्सा इदरीस एंड आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर एट अपना कमाओ, एज यू ऑल नो मी। मैं सेशंस होस्ट कर रही होती हूँ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि हु आई एम, ठीक है। सो आज की जो हमारी ट्रेनर हैं, शी इज एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग, एनएलपी ट्रेनर हैं और माशाल्लाह से वो मैं चाहूंगी कि वो आपको ना अपना तारुफ खुद करवाएं। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जो भी हमारे ट्रेनर्स आ रहे होते हैं ना, हम जो उनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे होते। लाइक माशाल्लाह से उनकी जो एक्सपर्टीज होती हैं, जो एक्सपीरियंस होता है, माशाल्लाह से अप्रिशिएट। जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, इसका टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। कि आप लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप पेरेंट्स हैं, आप मदर हैं, आप फादर हैं। तो आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो पॉजिटिव वे में कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी भी जो होती है अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम नॉट पेरेंटिंग कोच एंड ट्रेनर। तो मैं वेलकम करती हूँ मैम रिजवाना को, मैम रिजवाना साकिब, जो एक्सपर्ट हैं। इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगी कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम मैम रिजवाना एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारी ऑडियंस को दें। लाइक आई विल नॉट जस्टिस ना टू योर इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू वंस अगेन एंड आप इंट्रोडक्शन करवाएं और ओवर टू यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हफ्सा एंड अब तक अमाउंट टीम कि आप लोगों ने मुझे जो है इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं इस टॉपिक के हवाले से जो है सबसे बात कर सकूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी थिंकिंग, अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से सब तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं। और मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी आप लोग जो काम कर रहे हैं अपने यूथ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। इट्स वंडरफुल कि आईटी स्किल्स और सब चीज़ें आप लोग लेकर चल रहे हैं। इट्स वेरी वेल डन। आपने मुझसे कहा कि मैं अपना तारुफ करवाऊँ, तो माय नेम इज़ रिजवाना साकिब। आई एम अ मदर ऑफ थ्री। आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और टीचिंग इज़ नॉट ओनली माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन ऑल्सो। क्योंकि मेरा दरस तदरीस से 17-18 साल पुराना रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी भी है। और उसी हवाले से मैं सर्टिफाइड मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस की हैसियत से भी अपने जो हूँ खिदमात अंजाम दे चुकी हूँ। इसके अलावा अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, एज अ टाइम लाइन थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, और जो है अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ। और मैंने, क्योंकि थोड़ा-सा जो मेरा बैकग्राउंड है वो सहाफ़त से भी रहा है, जर्नलिज़्म, मेरी जो मेन डिग्रीज़ हैं वो मेरी जर्नलिज़्म से रिलेटेड रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पोज़ीशन होल्डर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मास माशाल्लाह, दैट्स कम्युनिकेशन। ग्रेट। थैंक यू सो देखिए ना, मैंने मच। कहा ना कि हम इन जस्टिस नहीं कर पाते अपने ट्रेनर्स के साथ। लाइक उनका बिल्कुल। इंट्रोडक्शन, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा होता है और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हम जो बताएंगे वो बहुत कम है। तो जी, थैंक यू सो मगर ये मच। बड़ा मुश्किल काम है जो आप लोग हमें दे देते हैं कि हमें वाक़ई अपने बारे में सोच-सोच के बताना पड़ता है। और ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि लिखने-लिखाने से, पढ़ने-पढ़ाने से ताल्लुक़ रहा है हमेशा। तो बच्चों की साइकी, उनकी जो है उनकी नीड्स, उनकी चैलेंजेस जो उनको फ़ेस करने पड़ रहे हैं, पेरेंट्स को भी करने पड़ रहे हैं, टीचर्स को भी करने पड़ रहे हैं, उन सब के हवाले से काम हो रहा है। और मेरा जो प्लेटफ़ॉर्म है माइंड मेंटोर बाय रिस्क, उसके थ्रू हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स के लिए वन ऑन वन सेशंस भी हैं। तो ये कि बहुत सारा काम चल रहा है। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, जो आज अपना कमाओ डॉट कॉम के साथ हम कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आई थिंक मैं पहले आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। Just a minute, please.
राइट एवरीवन, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा आपको मैम की स्क्रीन शो हो रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप म्यूट है मैम, अगर आप बोल रही है ना तो। Yes. Am I audible? यस मैम। Okay. So our topic is पावर ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक है आज का, बहुत ज़्यादा, यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं पेरेंटिंग के हवाले से बात करना। मुझे इस बात की खुशी है कि पेरेंट्स जो हैं इस हवाले से सोचते हैं, क्योंकि देखें पेरेंटिंग तो सब कर रहे हैं ना, लेकिन अगर उसको और पॉजिटिव वे में करना चाहते हैं, उसमें और बेहतरी लाना चाहते हैं, तो दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ओके, पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, डू यू बिलीव पेरेंटिंग टुडे इज़ मोर चैलेंजिंग दैन इट वाज़ 20 ईयर्स अगो? आपके पास पोल ऑप्शंस हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नॉट श्योर, डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री। प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि 20 साल पहले पेरेंटिंग ज़्यादा मुश्किल थी या अब पेरेंटिंग ज़्यादा मुश्किल है? आपके पास आई थिंक चैट बॉक्स ऑन है, हफ्सा हमारे पास चैट बॉक्स ऑन है। जी जी, यस, लोग प्लीज़ आंसर दीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको क्या एग्री। लगता है? जी, एग्री। एग्री टुडे कमेंट्स में स्ट्रांगली है एग्री। एग्री, स्ट्रांगली एग्री, वेरी चैलेंजिंग यस, टुडे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, एग्री एग्री, स्ट्रांगली एग्री। मोस्टली लोग कह रहे हैं एग्री और स्ट्रांगली एग्री। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, क्यों कहा लोगों ने कि आज का टॉपिक जो है या पेरेंटिंग जो है वो आज 20 साल पहले से ज़्यादा मुश्किल है? हमें क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि शायद एकेडमिक, मेरे हिसाब से मेरी स्टडी के हवाले से जो मैंने पॉइंट्स रिसर्च बेस्ड निकाले हैं, उस हवाले से एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा है बच्चों पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन कल्चर है, यानी कि मवाजना बहुत है, एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों का सब बच्चों के साथ, इमोशनल ओवरवेल्म्ड है, यानी मवाज़ने का रुझान है, जज़्बाती दबाव है, उलझन है पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, लैक ऑफ रियल कनेक्शन है, यानी कि जो असल कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है, और जिस तरह पोल में लोगों ने बताया उससे मुझे लगता है कि वाक़ई पार्टिसिपेंट्स के भी माइंड में यही चीज़ है कि हाँ, आज पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। एक एक्टिविटी और है कि व्हाट वरीज़ यू मोस्ट? आपके ख़्याल से कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद कर देती है? स्क्रीन एडिक्शन है बच्चों की, जो आजकल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिहेवियर इश्यूज़ हैं, इमोशनल बिहेवियर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इवन स्पीच के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, इमोशनल वेल बीइंग का प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में से कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चों पर असरअंदाज़ हो रही है? या आप इनमें से 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सब पॉइंट्स लगते हैं कि आज के दौर के लिए चैलेंज हैं, तो आप इन सबको भी बता सकते हैं कि सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चैलेंज जो हैं हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। चैट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दीजिएगा। Yes, everything. Behavior and screen time. Hmm. Almost all. Screen addiction. Yes, बिल्कुल। इस वक़्त इस स्लाइड्स पे जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जो आप लोग मुझे बता रहे हैं,
उसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें जब कोई बच्चा जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है ना बीमारी का वो तशख़ीस कर लें। पहले आप बीमारी को आइडेंटिफ़ाई कर लें कि असल बीमारी क्या है। जब आप ये पता कर लेते हैं कि असल बीमारी क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप उसका सद्देबाब करते हैं। फिर आप उसको जो है उसके सही करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ का इलाज करते हैं, उसकी कोई रेमेडी करते हैं। तो बहुत बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ता है कि वाक़ई कहीं न कहीं शायद परसेंटेज ऊपर-नीचे होगी, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को, हर एक को मुतासिर कर रही हैं। आज की जो हमारी वर्कशॉप है और जो हमारी आज के जो टाइम हम आपस में बैठेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे इस टॉपिक के हवाले से, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब आप लोग जाएँ तो आपके पास ये कीज़ आपके पास मौजूद हों, ये आउटकम्स हों जो आज की वर्कशॉप से आपको हासिल हुए हों, ये फ़ायदे हों जो आप कुछ समझें आपने सीखा हो। इसमें बिल्ड स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शन विद देयर चिल्ड्रन, यानी कि आपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना में आपको मददगार साबित हो आज की वर्कशॉप। रेस्पॉन्ड टू चैलेंजिंग बिहेवियर मोर इफेक्टिवली, जो बिहेवियर चैलेंजेस हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह आप रिस्पॉन्ड करना सीख लें। रेज इमोशनली हेल्दी एंड रिजिलियंट चिल्ड्रन, यानी कि इमोशनली देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली हेल्दी होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरल हेल्दी और जनरल तो हम देख रहे होते हैं, लेकिन इमोशनली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्युनिकेट विद ग्रेटर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट अ पॉजिटिव सपोर्टेड एंड ग्रोथ फोकस्ड फैमिली इन्वायरमेंट, क्योंकि देखें बच्चे का पेरेंट का जो ताल्लुक है उसको उसकी वजह से आपका फैमिली इन्वायरमेंट जो है, पूरे घर का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बेहतर हो सकता है और उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अप्लाई सिंपल प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टूल्स इन देयर डेली लाइव्स, और मैं इंशाल्लाह ताला हम कुछ पेरेंटिंग टूल्स भी ऐसे डिस्कस करेंगे जो हम अपनी पेरेंटिंग लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ करके और अपनी पेरेंटिंग को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। ओके, अब सबसे पहले तो जो टॉपिक है ना पॉजिटिव पेरेंटिंग, आपके ख्याल से सबसे पहले तो देखें एक जनरल बात है कि हम सब पेरेंटिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने हिसाब से बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। और अगर आज आप यहाँ मौजूद हैं तो इट मीन्स कि आप वो पेरेंट हैं जो चाहते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट हैं, या फिर आप जो है हो सकता है कुछ न्यूली मैरिड लोग हों, कुछ ऐसे यूथ या बच्चे बच्चियां हमारे साथ हों जो अब कुछ सालों में जो है मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगे और फिर पेरेंटिंग के ओहदे तक पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इस हवाले से सबके लिए हेल्पफुल है। वो होता है ना जब हम कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर लेते हैं। कोई भी अच्छी सुनी हुई बात या कोई अच्छी मालूम हुई हुई बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही होती है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग के हवाले से देखें, सबसे पहले तो आपको अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस ओहदे पर फाइज किया है। क्योंकि देखें जब एक जो नॉर्मल शख्स होता है, जब एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जी रूह, मैं कहूँगी कि एक छोटा सा बच्चा आपके हाथ में आता है ना, तो उस वक्त तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी देर में, कुछ दिनों में उस जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपको एक जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से दी गई है। वो है ना कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। तो वो दरवाज़ा और जन्नत बनने के लिए बहुत यानी कि आपको ज़िम्मेदारी का सबूत देने पड़ता है। एकदम से आपके काँधों पर ज़िम्मेदारी आ जाती है, जो आपको अच्छी तरह निभानी होती है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस ओहदे पर फ़ाइज़ किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अच्छे वालिदैन नहीं हैं, या मैं इस वजह से ये वर्कशॉप रखती हूँ, या मैं इस वजह से लोगों को ये बात बताती हूँ क्योंकि वो अच्छे पेरेंट नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल हम अच्छे पेरेंट हैं, लेकिन हम उसको मज़ीद, क्योंकि अब आज के दौर में हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज के दौर में हम अपनी पेरेंटिंग को मज़ीद पॉजिटिव कर लें, ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में मज़ीद बेहतर, मज़ीद अच्छे और हर लिहाज से एक कंप्लीट, क्योंकि देखें एक पूरे कंप्लीट, अभी वो बच्चा है लेकिन आगे चल के उसने एक कंप्लीट एक शहरी भी बनना है, एक अच्छा मुसलमान भी बनना है, या जो भी उसका मज़हब है उसने उस हवाले से भी काम करना है, उसने एक पॉजिटिव इंडिविजुअल की हैसियत से ज़िंदगी गुजारनी है।
तो हम उसमें उसको हेल्प कर सकें। दूसरा ये कि अगर थोड़ा-सा हम, अभी हमने बात की कि हम 20 साल पहले की पेरेंटिंग से अपना मवाज़ना कर रहे थे और हम सब ने बड़े उससे कहा कि हाँ, आज की पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। देखिए, हम जो जनरेशन है ना, हम हैं जनरेशन एक्स। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे जनरेशन एक्स के होंगे, जनरेशन वाई के होंगे, 60s, 70s, 80s, 90s, आई थिंक 70s, 90s के बीच के लोग ज़्यादा होंगे, जो इस वक़्त जनरेशन जो है उसको जो इस वक़्त हम जनरेशन ज़ी को डील कर रहे हैं और हम जनरेशन अल्फ़ा को डील कर रहे हैं। 2025 से जनरेशन बीटा भी आ गई है, तो हम उनको डील कर रहे हैं। तो ये वाला जो फ़र्क है ना, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने हमने वो वाला दौर गुज़ारा है ना, जब एक टीवी होता था, घर एक कमरे में एक टीवी होता था, सब घर वाले वहीं होते थे। अगर घर में खबरें देखी जा रही होती थी तो सब खबरें देख रहे होते थे। फिर हमने वो वाला दौर भी देखा कि डीवीडी आ गए, फ़िल्में आ गईं, दूसरे मुल्कों से हमने फ़िल्में देखनी शुरू की, ड्रामे देखने शुरू किए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता घरों में इंडिविजुअल टीवीज़ आ गए, बेडरूम्स तक टीवी आ गया और उसके बाद फिर हमारे हाथों में मोबाइल आ गया। तो समझें, ये जो पूरी जर्नी है ना टेक्नोलॉजी की, हम में से तकरीबन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये इस जर्नी के साथ-साथ चले और फिर हमने देखा है। लेकिन जो बच्चे हमारे सामने हैं, ये डिजिटलाइज़्ड दौर के बच्चे हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं। आप में से कितने पेरेंट होंगे जिनके बच्चे पैदा हुए होंगे तो उन्होंने उसकी सबसे पहले तस्वीर नहीं ली होगी? ऑब्वियसली आपने तो खुद सबसे पहले उसके लिए स्क्रीन को यूज़ किया ना, आपने तो सबसे, और ऑब्वियसली एक नॉर्मल जनरल बात है कि एक नॉर्मल बात है आज के दौर में कि हम सबसे पहले अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ के हमें, हम उस दौर से गुजर के आए हुए लोग हैं और हमारे पास जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी वाले इस ही दौर के बच्चे हैं। तो हमें इनको डील करने के लिए थोड़ा सा इनके करीब होना पड़ेगा, वरना वाकई हमारा ये जो जनरेशन गैप है ना, ये हमेशा गैप रह जाएगा। देखिए, जानवर जो होता है ना, परवरिश जानवर भी कर लेता है। कहते हैं ना, बच्चे तो जानवर भी अपने पाल लेता है, 2 वक़्त की रोटी तो वो भी उसे खिला देता है। तो बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, उनकी ज़हन साज़ी करना, उनकी शख्सियत साज़ी करना, ये सारे काम जो है ना, ये अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात को दिए और अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। तो अगर हम ये चीज़ थोड़ा-सा सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमें सिर्फ बच्चों की नर्चरिंग नहीं करनी, हमने उनको पालना नहीं है, बल्कि उन्हें हमें एक अच्छा, पॉजिटिव और माशरे के लिए मुस्बत इंसान बनाकर फिर इस दुनिया से जाना है। देखिए, हर माँ बाप के जहन में ना अपने बच्चों के लिए एक विजन होता है। आप लोगों में से भी काफ़ी पेरेंट्स होंगे, आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स या यूथ हमारे साथ बैठी हुई है, उनके माँ बाप के बहुत से ख्वाब, बहुत से विजन्स होंगे उनके हवाले से। जैसे अगर किसी का विजन है कि उसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो ऑब्वियसली उसने एक मिशन लेके चलना है ना। विजन है, फिर उसके बाद मिशन है, उसके बाद वो वैल्यू आती है। तो हम जब विजन होता है हमारे पास, जैसे फ़र्ज़ करें किसी को अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराना है, तो ऑब्वियसली उसका जो मिशन होगा वो कहीं न कहीं से जो है हिफ्ज़ के स्कूल जो है फाइंड आउट करेगा और वो फिर बहुत अच्छी तालीम देगा तो हिफ्ज़ की तरफ डालेगा। तो ये जो एक तरीका होता है ना कि हमने एक विजन किया हुआ होता है, हमारे पास एक विजन होता है कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं क्योंकि मॉन्टेसरी की भी मिसाल दे देती हूँ, क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी की जो स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से बच्चा जो है वो 0 टू 6 इयर्स का जो होता है, यानी पैदाइश के वक़्त से लेकर जो 6 साल तक की उसकी उम्र है, वो उसका एब्ज़ॉर्बेंट माइंड होता है। यानी उस वक़्त जो बच्चे का जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा कैची दिमाग होता है कि उस वक़्त वो, जिस तरह आपने स्पंज देखा होगा ना, स्पंज को आप अगर पानी में या किसी लिक्विड में रखें तो वो जिस तरह चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, वो बिल्कुल इसी तरह एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आज हम बात करते हैं हमारा बच्चा बहुत स्क्रीन देखता है या हमारा बच्चा गुस्से का बहुत है, उसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, उसको स्ट्रेस है, उसको एंग्ज़ायटी है। लेकिन जो भी चीज़ है ना, उसने यहीं से ली है, हमसे ही ली है। क्योंकि ये वाली जो एज है ना, 0 टू 6 इयर्स वाली एज, ये वो एज है जब वो ज़्यादातर अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में था, अपने पेरेंट्स के साथ था, अपने सिबलिंग्स के साथ था। बहुत हो सकता है अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो अपने नाना नानी, दादा दादी, इन लोगों से अटैच था। तो ये चीज़ें तो जो भी उसने सीखी हैं वो थोड़ी सी हमसे ही सीखी है ना, या जो हो सकता है थोड़ा सा कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या कुछ हो, वो एक अलग है। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो उसने सीखी हैं वो हमसे ही सीखी हैं।
तो हम इस चीज़ से नहीं कर सकते। तो विजन की जो मैं बात कर रही थी ना आपसे, तो उसको मैं इसीलिए बता रही थी कि विजन बनाना जो है ना, वो पेरेंट का लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी बच्चे के लिए। तो जो 0 टू 6 ईयर्स है ना, वो उसका एब्जॉर्बेंट माइंड है। हम अक्सर आप देखें उसी वक्त बच्चों से कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। तो वहीं से हम उसका एक विजन होता है हमारा और हम उसका माइंड बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद जो मैं डिवाइड करती हूँ वो 7 to 8 ईयर्स करती हूँ, यानी 7 से 10 साल का बच्चा। देखिए 7 से 10 साल का जो बच्चा है ना, उसकी लाइफ में देखें 0 to 6 वाला जो बच्चा है उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स सब कुछ है। 7 से 10 साल की उम्र वाले बच्चे की लाइफ में टीचर्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसको बाहर तरबियत की ज़रूरत है, उसको थोड़ी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली हम उसको स्कूल तक जो है लेकर जाते हैं ताकि वो मज़ीद और बेहतर उसकी तरबियत में तालीम भी शामिल हो सके। तो अब उसकी ज़िंदगी में टीचर्स का भी किरदार आ जाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 11 से लेके 18 ईयर्स तक, क्योंकि देखें बच्चे की एज यही है। 18 साल के बाद वो एक इंडिविजुअल है, वो अपने सारे फैसले करने के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आ जाती हैं। तो हम जो है, मैं जो बच्चे को केटर करती हूँ वो 0 से लेके 18 तक मुझे लगता है कि ये वो एज है जिसमें बच्चे को फुल सपोर्ट, फुल पेरेंटिंग की ज़रूरत है। ये वो वाला टाइम है जिसमें हमें उसकी पेरेंटिंग करनी है। अब सबसे पहले तो आप अपने माइंड में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लें, पेरेंट्स मदर हों या फादर हों दोनों, कि हमने अपने बच्चे को बनाना क्या है। हमने अपने बच्चे को अमीर आदमी बनाना है, हमने अपने बच्चे को जो है वो बड़ा आदमी बनाना है, या हमने अपने बच्चे को कामयाब आदमी बनाना है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ मुझे चैट में जवाब दीजिएगा, मैं चेक करती हूँ। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एक अमीर इंसान बनाना चाहते हैं, एक बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, या कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं? कामयाब, अच्छा इंसान, ईमानदार, गुड। इसका मतलब है हमारा विजन है, हमारे विजन में ये चीज़ शामिल है कि हमारे बच्चे के अंदर देखें जो अमीर बन, अगर किसी के माइंड में है भी ना कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग अपने बच्चे को देखना चाहता है तो इट्स ओके, वो बिल्कुल उस हक बजाने में आज के दौर को देखते हुए कि मेरा बच्चा जो है वो एक अमीर इंसान बने। जो ये कहता है ना कि मेरा बच्चा एक बड़ा इंसान बने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसके अंदर उसका इखलाक भी आ जाता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको एक बड़ा मुकम्मल इंसान बनाती हैं, बड़ा कोई इस तरह का बड़ा इंसान बनाती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जो है, और बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो जो हम कहते हैं ना बड़ा इंसान, वो उन लोगों की कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है कामयाब इंसान, जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अगर मुझसे है ना कि अगर मुझसे दुनिया मांगी जाएगी तो मैं दुनिया दे दूंगा, अगर मुझसे आखिरत का सवाल किया जाएगा तो मैं आखिरत दे दूंगा, और मैं दोनों भी दे सकता हूँ। तो ये वो वाली कामयाब इंसान जो है वो है जो अपने तौर पे बहुत कामयाब है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत कामयाब है, और दीन और दुनिया में बहुत कामयाब है। तो ये विजन सबसे पहले तो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग में आप अपना विजन सेट करें कि मुझे अपने बच्चे को बनाना क्या है। मैं उसे बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं उसको कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि सबने ज़्यादातर यही लिखा है। ओके, पॉजिटिव पेरेंटिंग में आपका कनेक्शन, जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, कनेक्शन होना चाहिए, रिस्पेक्ट आपकी बच्चे तो बच्चे देखें पॉजिटिव पेरेंटिंग में, ठीक है लोग ये समझते हैं कि शायद पॉजिटिव पेरेंटिंग इस बात का नाम है कि बस जो बच्चा कह रहा है हम उसको मान लें। तो बिल्कुल पॉजिटिव पेरेंटिंग ये नहीं है, इसमें आपका कनेक्शन बच्चे से बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट का आपके और उसके बीच एक रिश्ता होना चाहिए, गाइडेंस आपकी रहनुमाई होनी चाहिए उसके साथ हर मोड़ पर, बाउंड्रीज लेकिन हुदूद व कवायद के साथ होनी चाहिए। एक हुदूद होनी चाहिए कि पता चले कि ये बाप है, ठीक है आपका उससे बहुत दोस्ताना रवैया हो, लेकिन बच्चे को ये चीज़ पता हो कि ये मेरे वालिद हैं, मुझे इनको किस तरह डील करना है, मुझे इनसे किस किस हद तक मजाक करना है, या किस हद तक इनकी बात को रद्द कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इमोशनल सेफ्टी,
इमोशनल सेफ्टी यानी कि जो जज़्बाती तहफ़्फ़ुज़ है वो बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी-सी मिथ्स हैं जो पॉज़िटिव पेरेंटिंग के बारे में है कि स्पॉइलिंग यानी कि बिल्कुल लाड-प्यार में बिगाड़ना। लोग समझते हैं पॉज़िटिव पेरेंटिंग का मतलब ये है कि उसको लाड-प्यार में बिगाड़ दिया जाए तो मैं बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहा हूँ। या रूल्स का ना होना, बस सही है, जिस तरह असूल कोई ना हो ज़िंदगी का, बस चल रहा है, ये वाली बात हो। या फिर गिविंग इन यानी हर बात मानना। मैं कहीं भी ये बात जो हूँ नहीं कहती कि आपने हर बच्चे की हर बात माननी है। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लें कि पॉजिटिव पेरेंटिंग स्पॉइलिंग या रूल्स के खिलाफ या गिविंग इन के ये नहीं है। ओके, फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। करेक्शन अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं, आपका जो आपका जो बच्चा है आप उसका इस्लाह करना चाहते हैं, अगर आपका उससे कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप मुझे खुद बताइए वो आपकी कैसे बात मानेगा। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये अपनी दोस्त की बात बहुत मानता है। इवन हम एज अ टीचर्स हमसे आके काफ़ी मदर्स ये बात कह रही होती हैं, आप ये बात बच्चे को बोल दें, आप समझाएंगी तो वो फ़ौरन समझ जाएगा, उसको फ़ौरन ये बात जो है वो मान लेगा। तो मुझे हैरत होती है कि एक मदर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि उस बच्चे की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग एक करेक्टर है, वो कैसे अपना जो है हाथ उठा के और दूसरे को ये बात बोल देती है कि आप जो है इसको समझाएं। हाँ ठीक है कि उसका टीचर से बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, उसका टीचर से बहुत अच्छा एक रिलेशन होगा, लेकिन देखें आप उसकी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। पेरेंट्स जो हैं मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन अगर बच्चे की ज़िंदगी में मजबूत है ना, तो फिर उसके बाद जो रिश्ते उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो उसके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन जो ऐसे रिश्ते हैं ना जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि ये गलत हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स का कनेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब वो कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, उसकी एक लाइफ रूटीन में आप जो भी करेक्शन करना चाहेंगे, आप उसका जो भी इस्लाह करना चाहेंगे, वो आपकी बात मानेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि ख़ानदान में बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी दादी की बात बहुत मानता है। क्यों? क्योंकि आप देखें उसका उससे इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। आपके बच्चे का जिससे इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होगा ना, एक जज़्बाती लगाव होगा, वो उसकी बात मानेगा। तो व्हाई नॉट यू? आप वो क्यों नहीं हो कि आपका बच्चे का सबसे बड़ा, कहते हैं ना, सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड बेटे का बाप होना चाहिए और बेटी की माँ होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जब आप फिर उसकी इस्लाह करेंगे ना तो वो आपको दुश्मन नहीं समझेगा। आज आप जब अपने बच्चे से मोबाइल लेते हैं ना तो आप उसको सबसे बड़ा दुश्मन लगता है कि मेरी मम्मा है, क्योंकि ये हर वक्त आके मुझसे मोबाइल ले लेती हैं, या इनको जो है हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, या आके हर चीज़ में मुझ में वो करती हैं। तो इसीलिए करती हैं कि उसको ये बात पता ही नहीं है कि आप उसकी कितनी बेहतरी के लिए या उसकी कितनी इस्लाह के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। दूसरा ये कि चिल्ड्रन कोऑपरेट मोर व्हेन दे फील कनेक्टेड। बच्चे उसी वक्त आपके साथ ताउन करेंगे, बच्चे उसी वक्त आपके साथ कोऑपरेट करेंगे जब उन्हें ये फील होगा कि वो कनेक्टेड हैं आपके साथ। उन्हें लगेगा कि हाँ, मुझे इन्हें, क्योंकि इंसान जिससे कनेक्टेड होता है ना तो उससे उसे खुश करने के लिए, उसके पास रहने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए बहुत काम कर रहा होता है। तो ये वाला कनेक्शन है जो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पेरेंटिंग का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, कनेक्शन, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस। यानी कि जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, जब आपका ट्रस्ट डेवलप होगा तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को, अपनी बात मनवा सकते हैं। कहते हैं ना अपने बात मनवाने का भी एक हुनर होता है। तो ये है जो आपको अपने बच्चे के साथ करना है। चलिए थोड़ा सा अपने बचपन में चलते हैं। चाइल्डहुड रिफ्लेक्शन, व्हाट इज वन थिंग योर पेरेंट्स डिड दैट स्टिल इफेक्ट्स यू टुडे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज तक आपको अपने पेरेंट्स की याद है? कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी कुछ ऐसा हो, कोई बात होगी इस तरह की, या कोई ऐसी फीलिंग्स होंगी जो आपके बड़े पेरेंट्स से रिलेट करती होंगी। तो वो ज़रा अपने दिमाग में सोचिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। आप चाहें तो चैट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से आपको टाइम लगेगा। आप अगर सोचें तो आप ज़्यादा, यानी कि आप दोबारा उस दौर में चले जाएंगे।
अच्छा, ये वाली जो एक्टिविटी है, क्योंकि हम एनएलपी में एज अ टाइमलाइन थेरेपिस्ट, हम जो है थेरेपी में टाइमलाइन जब करवा रहे होते हैं तो हम पास्ट में लेके जा रहे होते हैं। जब हम पास्ट में लेके जा रहे होते हैं ना, क्योंकि अक्सर हमारे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूं कि एक मेरे पास एक इंडिविजुअल आए एज अ क्लाइंट, और उनका कहना ये था कि नहीं, मुझसे कोई जो है मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरे पेरेंट्स को मेरी फ़िक्र नहीं है। थोड़ा सा था उनकी फैमिली में, थोड़ा सा ब्रोकन फैमिली था इशू, तो इस तरह की उनकी वो थी। तो जब उनको मैं पास्ट में लेके गई, उनको मैं टाइमलाइन में उनकी मैंने स्टार्ट की और उनको पास्ट में लेके गई, तो फिर वो वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने जो मुझे बताया कि हाँ, मुझे याद है कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन मेरी मदर के चेहरे पे बहुत खुशी थी, वो उस दिन बहुत खुश थी। मेरे फादर ने उस दिन मुझे हग किया था। तो वो जो फीलिंग्स थी, वो उस वक़्त जब वो मुझे बता रहे थे, उस वक़्त उनके फेस पर मैं फ़ील कर रही थी, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही थी। और वो जो उनके माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे, तो वो वाक़ई उस चीज़ पे हो रहे थे कि नहीं, वाक़ई ये वो फीलिंग्स याद करके उन्हें फ़ौरन एक होता है ना, रिफ़्रेश हुए वो, उनको ये हुआ कि हाँ, नहीं, मेरे माँ-बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो ये एक थेरेपी टेक्निक्स होती हैं हमारी, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इसलिए शेयर किया कि चिल्ड्रन जो हैं वो आपकी फीलिंग्स जो है ना, वो वर्ड से ज़्यादा याद रखते हैं। जब बच्चा ये फ़ील करता है ना कि मैं ये हरकत करता हूँ तो मेरी माँ खुश हो जाती है, या मैं जो हूँ कोई अच्छा काम करता हूँ ना, तो अब्बू बहुत दाद देते हैं मुझे इस चीज़ पर। तो वो चीज़ जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल आप जो है अपने माइंड में सोचिएगा ज़रूर। अभी शायद आपको इतना टाइम ना मिले, लेकिन बाद में आप इस सवाल पर और ज़रूर कीजिएगा। कोई ना कोई अपने बचपन की, कोई ना कोई अपने वालिदैन की बात ऐसी ज़रूर याद कीजिएगा। तो फिर आपको एकदम से कोई ऐसी बात याद आएगी ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। इमोशनल वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, मेरे ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बहुत मैं समझती हूँ कि एक तो हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशनली, जज्बाती तौर पे हमारे बच्चों की बेहतरी, भलाई उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हम सारी नीड्स तकरीबन बच्चों की पूरी कर रहे होते हैं। हम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जो इमोशनल नीड्स है ना, वो उनको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी चाइल्ड नीड्स लव, यानी मोहब्बत, बिलोंगिंग्स, अपनाइत, सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ हर बच्चे का हक़ है। देखें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों का हक़ है। एक्सेप्टेंस, यानी कि वो जैसा है वैसा आपके लिए काबिल कबूल हो। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर, कभी किसी इवन कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, इवन उसकी आप कह दें इंटेलिजेंस के ऊपर। जो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होता है ना, बड़ा स्मार्ट सा होता है, तो वो अक्सर पेरेंट्स का बड़ा लाडला होता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये दूसरे बच्चों का हक है कि वो जैसा है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे बनाया है, उसको जितनी जहनी सलाहियतें देकर भेजा है, उसी तरह आपके लिए वो काबिल कबूल हो। दूसरा, वैलिडेशन, यानी कि जो उसके एहसासात हैं, उसकी वो उनके एहसासात की तरफ थोड़ा सा उसके एहसासात को लेके चलना। तो ये जो इमोशनल वेल बीइंग है ना, ये आज के दौर में मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आता है बिहेवियर इज़ कम्युनिकेशन। ये जो एक लाइन है ना, कि बिहेवियर यानी रवैया, आजकल हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हम यही कहते हैं ना, बच्चे का बहुत बैड बिहेवियर है, बच्चे का जो है बहुत एंग्री हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इवन आप जो है अभी ओ और ए लेवल्स के जब पेपर होते हैं, हमारे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम एंजाइटी का शिकार होते हैं। आप सोचें कितने छोटे बच्चे हैं, और हमने भी दिए हैं मैट्रिक के पेपर्स, और जो है इंटर के, मास्टर्स के, क्या डिग्रीज हमने भी ली हैं, लेकिन हमारी वो इमोशनल बिहेवियर्स या हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट नहीं होते थे, या इतने ज़्यादा हम परेशान या डिस्टर्ब नहीं होते थे जितना ये आज के बच्चे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बिहेवियर है ना, इसकी एक ज़बान होती है, इसकी एक कम्युनिकेशन होती है, इसको हमें समझना जो है ज़रूरी है। आज की पेरेंटिंग के हिसाब से ना, मैं ये बात इसलिए कहूँगी क्योंकि शायद हमें ना इतने इश्यूज़ नहीं थे। हमें इसलिए हमारे पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहती
माँ को तो हम कहते हैं कि मदर तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका चेहरा देख के पहचान जाती हैं। मदर तो ऐसा होता है कि आपके साथ कोई हादसा होने वाला होता है तो आपको उनको फ़ौरन फ़ील हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं था, हमारा अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन था, लेकिन आज का जो पेरेंट है ना, वो बेचारा बिज़ी बहुत है। ज़्यादातर वर्किंग हैं, अपने इतने सारे झमेलों में फँसे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो बिहेवियर है, जो कम्युनिकेशन यानी कि बच्चे के बिहेवियर समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसका नेक्स्ट लाइन है, बिहाइंड एवरी बिहेवियर लाइज एन इमोशन, यानी कि हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन छुपा हुआ है। हम कहते हैं ना, बच्चा बहुत टेंट्रम्स दिखाता है, इसको तो पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाता है। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखाता है तो इट मीन्स कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको मायूसी का शिकार है, उसको कुछ चीज़ें हैं जो तंग कर रही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एंगर है, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट आज का सबसे बड़ा इशू है, हर दूसरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि वो हर्ट हुआ हो, उसे किसी चीज़ से जो है तकलीफ हुई हो, कोई ऐसा रवैया हो, कोई ऐसी पिन होता है ना, कुछ लोग इस तरह की कोई बात पिन कर देते हैं, या कोई इस तरह होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला बहुत गुस्से में आ जाता है। तो हो सकता है उस बच्चे के साथ ऐसा कोई इशू चल रहा हो। अगर बच्चा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है, तो हो सकता है कि उसको कुछ फ़ियर हो, कुछ खौफ हो। अक्सर आप देखें कुछ इस तरह के जो है मामलात होते हैं जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश होता है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ होता है। वो किसी चीज़ से डर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन, उसकी इस बिहेवियर को कोई समझ नहीं रहा होता, इस वजह से उसको जो है हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये तो खामोश रहता है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। वो अगर बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं रहा, वो कुछ सुन नहीं रहा, या वो कुछ देख नहीं रहा। अगर आपका बच्चा डिफेंस से बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो हो सकता है वो कंट्रोल चाहता हो, वो काफ़ी चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहता हो, उसको ऐसा लगता हो कि चीज़ें उसके हाथ में नहीं है। तो ये बिहेवियर्स जो है ना, ये आप बच्चे के कब समझेंगे, इस व्हाट इज़ माय चाइल्ड ट्राइंग टू टेल मी, ये आपको समझना पड़ेगा एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा आखिर मुझसे कहना क्या चाह रहा है। अगर वो टेंट्रम दिखा रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो इस वक्त एंग्री है तो वो क्यों है, उसको किस किस बात पे गुस्सा आता है, वो क्यों एंग्री होता है। हो सकता है आप वो चीज़ें सही कर दें तो उसका ये जो एक एंगर है वो खुद ही मैनेज हो जाए। आपको उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना ले जाना पड़े, आपको उसको किसी थेरेपिस्ट के पास ना ले जाना पड़े। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है पेरेंट्स को ही अगर हम कम्युनिकेट करें, पेरेंट्स को ही हम टीच करें, तो पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह ये बिहेवियर्स जो हैं बच्चों के घर में डील कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक मैं बड़ी ज़बरदस्ती आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि हम ये कैसे जानें कि हमारे बच्चे का इस वक्त जो बिहेवियर है वो क्या है और वो क्यों हो रहा है। ठीक है, इसकी एक टेक्निक है कि आप फ़ौरन अपने बचपन में जाएँ और आप सोचें कि अ, मैं जब बचपन में मुझे कुछ किसी की कोई चीज़ बहुत बुरी लगती थी, तो मैं क्या रद्द-ए-अमल देता था? मैं कब गुस्सा करता था? मुझे क्यों गुस्सा आता था? मुझे किसी से क्यों बहुत चिढ़ महसूस होती थी? मैं किस वक़्त बहुत खामोश हो जाता था? मुझे क्यों कभी-कभी मैं बदतमीज़ी करने लगता था, या मैं कभी-कभी चीज़ों की ज़िद करने लगता था। मुझे वो चीज़ इतनी नहीं भी चाहिए होती थी, मैं फिर भी ज़िद करने लगता था। तो अपने बच्चे को समझने के लिए ना फ़ौरन आप अपने बचपन में जाएँ। मेरे ख़्याल से इतना तो बचपन आपको अपना याद होगा, या नहीं तो आपको अपने सिबलिंग्स का बचपन याद होगा। थोड़ा-सा इंसान को होता है ना कि हाँ, ये हम यूँ कर देते थे ना, तो मेरा छोटा भाई जो है ना, वो अपनी ज़िद को चेंज कर देता था, या वो अपनी ज़िद को ख़त्म कर देता था। तो ये इसके लिए आपको क्या कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी होगी कि आपको खुद से अपने बचपन में जाना होगा। देखें, अ, हम जो है ना कहते हैं कि योर चाइल्ड इज़ योर रिफ्लेक्शन। आपका जो बच्चा है ना वो आपका रिफ्लेक्शन है। कैसे? देखें, जो बच्चा आपसे जेनेटिकली बीमारियाँ ले रहा है ना, एक आ रहा है, उसके जीन्स में आपकी बीमारियाँ आ सकती हैं, तो क्या आपकी आदत नहीं आ सकती? क्या आपका बिहेवियर नहीं आ सकता? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है फादर की तरफ से ना हो, मदर की तरफ से हो। बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है, इवन अगर आप थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे ना, काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह बात कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल गुस्से में ना तुम्हारी तरह करता है, तुम भी यही करते थे, गुस्से में चीज़ें तोड़ते थे। तुम भी यही करती थी, गुस्से में रोने बैठ जाती थी। तो ये जो बिहेवियर्स है ना,
ये सारे वही हैं जो हमने भी कहीं कहीं ना कहीं किए होंगे, लेकिन बस क्या है, क्योंकि हम अपना बचपन छोड़ आए ना, हम वहाँ पे दोबारा नहीं जाते, हम उस जो है दुनिया में दोबारा नहीं जाते, क्योंकि हम आज की दुनिया में इतने बिजी हो गए। इस वजह से हम अपने बच्चे को ना कोई नई मखलूक समझने लगे, वरना वो वही चीज़ है, उसकी वही सारी ज़िंदगी में वो वही उसी उन्हीं सारे एराज से गुजर रहा है जिससे हम गुजर कर आए हुए। तो अगर हम उस चीज़ को ज़रा सा सोचेंगे ना, तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, हमें हमें उसे समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, हमें उसको समझने के लिए फिर किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, इमोशन डिटेक्टिव। इमोशन डिटेक्टिव यानी कि आप कैसे अपने बच्चे की को डिटेक्ट करें। सॉरी टू से एक चीज़ जो मैंने पेरेंट्स में देखी है कि आप अपने बच्चे से बातें छुपाते हैं, आप अपने बच्चे से चीज़ें छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं परेशान हूँ, या मेरी जॉब का कोई इशू चल रहा है, या घर में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ तंगी ऐसी चीज़ चल रही है, अगर मैं अपने बच्चे को बताऊंगा तो वो परेशान हो जाएगा। अगर मैं उसको बताऊंगा नहीं, उसके पेपर्स होने वाले हैं, मैं अगर उसको डिस्कस करूंगा तो उसकी स्टडीज़ मुतासिर हो जाएंगी। आप उसको इमोशनली स्ट्रांग ही नहीं बनाते। अगर आप देखें प्रेजेंट रियल लाइफ सिनेरियोज, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो हालात होते हैं, उनमें छुपे हुए जो जज्बात होते हैं, पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं हिडन इमोशंस। अगर हिडन इमोशंस जो हैं वो पेरेंट्स बच्चे का आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ना, तो उन्हें खुद भी बच्चों के लिए थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। देखें, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चे को सारे मसले बताने बैठ जाएं, या आप अपने बच्चे को सारे मसले बताएं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इमोशनली अपने कनेक्शन बनाने के लिए, अपने करीब करने के लिए, कम से कम उस बच्चे को इतना तो बच्चे को पता होना कि नहीं, आज बाबा बहुत थके हुए आए, या हाँ अभी हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि आजकल ज़रा बाबा के हालात सही नहीं है, या हाँ हम जो है इस वीकेंड पे जो है हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हाँ हमारे घर में कोई आ रहा है, या अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनसे कोई ऐसी बड़ी काम की जिद ना करूं कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो ये जो टीचिंग इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो मेरे ख्याल से ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को सिखाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए तो बहुत सी चीज़ें जो है मौजूद है, बहुत से लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, इवन अपना कमाओ बहुत अच्छा इसके लिए काम कर रहा है, आपके बच्चों को आईटी स्किल्स दे रहा है, आपको एआई स्किल्स सिखा रहा है। लेकिन ये जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है ना, ये आपको अपने बच्चे के अंदर खुद से डालनी पड़ेगी। देखिए, आज आप अपने बच्चे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे ना, अच्छा इसमें इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने बच्चे से खानदान की बुराइयां करने बैठ जाएं और आप उसको सभी कुछ बताने बैठ जाएं, आपके साथ कितने जुल्म हुए हैं, आपके साथ कितनी ज्यादती हुई हैं, आप ये बताने बैठ जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस उसको बताएं। अगर आप थके हुए हैं तो वो बताना बच्चे के लिए कोई बुरा नहीं है। अगर आप उसको बता देंगे कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं ये काम नहीं कर सकता, या जो है आज बच्चे को पता होना चाहिए, उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चे को ये बात पता होगा, वो आपके इमोशंस पढ़ना सीखेगा, वो आपको पढ़ना समझना शुरू करेगा। उसे पता होगा कि आज अम्मी कुछ खामोश लग रही हैं, शायद कोई प्रॉब्लम है, आज अम्मी बहुत फिक्रमंद लग रही हैं, शायद कोई प्रॉब्लम है। अब जाहिर है वो डील नहीं कर सकता, लेकिन वो समझेगा, वो थोड़ा सा आपको इमोशनल सपोर्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो आपसे अपने आप को इमोशनल कनेक्ट करेगा। जब वो किसी प्रॉब्लम में होगा ना, वो भी सबसे पहले आप ही के पास आएगा, वो भी आप ही को बताएगा कि आज जो हूँ मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, या आज जो हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है। ये कहना ना अपने बच्चे से कि मुझे बेटा आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ आओ थोड़ा सा काम करवा लो, या आओ मेरे साथ थोड़ा सी हेल्प करवा लो, आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे कितना खुशी खुशी ये काम करते हैं। आप किसी आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हैं, लेकिन जिस वक़्त आप बच्चे से कहेंगी ना, कि अपनी किसी बच्ची से कहेंगी कि बेटा आज मैं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ आके मेरी कटिंग में हेल्प करवा दो, या आप कोई सब्ज़ी कर रही हैं, आप कोई चीज़ ऐसा कर रही हैं, कोई काम ऐसा कर रही हैं, आप उसकी हेल्प ले लें। इवन आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रही हैं, आप अपने 12-13 साल के बच्चे को बुला के ज़रा सा कुछ पूछें तो कि अच्छा ये ज़रा मुझे बैकग्राउंड चेंज करना बताओ, या अच्छा मुझे ये चीज़ चलाना सिखाओ। आप उसका चेहरा देखिएगा कि वो कितना अच्छा फ़ील करता है, वो कितना खुश फ़ील करता है कि आज मैंने अपनी माँ की मदद कर दी है।
या मैंने अपने बाप की मदद कर दी है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो ये वाला कनेक्शन है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये आपने ज़रूर अपना और अपने बच्चों के बीच करना है। इससे आपकी भी लाइफ आसान होगी। देखेंगे बच्चे जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें, कहते हैं ना बच्चे सदका जारियाँ हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें ये बच्चे सदका जारिया इसलिए बना के दिए हैं कि ये हमें इमोशनली भी बहुत जगह सेव करते हैं। ज़रा सा आप कभी आप जो है रोने बैठे हैं, आप देखें आपका छोटा सा बच्चा आके अगर आपका आंसू पोंछ देगा ना, आपकी एक अलग ही एक आपके कैफियत हो जाती है, आपकी एक अलग ही आपके अंदर स्ट्रांगनेस आ जाती है, आप दोबारा खड़े हो जाते हैं कि नहीं मुझे करना है अपनी औलाद के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग आउट, कि आप उसके सामने एक्टिंग करें कि सब कुछ बहुत सही है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, आप उसे कुछ ना बताएं और उसे अचानक कुछ पता चले, उससे बहुत बेहतर है कि आप उसको अपनी लाइफ में उसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। आप सबका दुख सुख एक हो, आप सबका दुख दर्द एक हो। अब मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल 6 साल के बच्चे को सब कुछ बताना बैठ जाए, लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ना, 10 से 18 साल तक की जो बच्चे होते हैं, इनको बहुत खुशी होती है। आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि ये बहुत अच्छा फील करते हैं जब ये देखते हैं कि मेरे वालिदैन मुझ पे भरोसा करते हैं, वो मुझे बड़ा समझते हैं, वो मुझसे डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो अपने बच्चों से ना चीज़ें डिस्कस करना सीखें, बच्चों को अपने से कनेक्ट करना सीखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द सेकंड स्लाइड इज एनएलपी एंड पेरेंटिंग। एनएलपी के हवाले से एक्चुअली ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊँ तो बहुत आगे तक बात चली जाएगी। लेकिन अभी पेरेंटिंग के हवाले से देखें, एनएलपी जो है बेसिकली है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, आप कह सकते हैं कि इसको साइकोलॉजी की ही एक शाख की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त ज़बरदस्त काम कर रही है बच्चों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, इवन बड़ों के लिए। हमारे अपने अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि एनएलपी जो है वो आपके काम इस तरह आपके अंदर करती है जिस तरह आप सॉफ्टवेयर है आपके पास, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं। एनएलपी न्यूरो यानी आपका दिमाग, लिंग्विस्टिक आपकी जो लिंग्विस्टिक्स है उसकी प्रोग्रामिंग करती है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, होता है ना अक्सर वायरस आ जाता है या कोई ग्लिच आ जाता है, वो सब आप रिमूव कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर थेरेपीज इंटरवेंशंस। तो एनएलपी के थ्रू हम जो है जिस तरह सिस्टम अपडेट कर सकते हैं, सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। और बच्चों की बहुत अच्छी आप इन टेक्निक को यूज़ करके बच्चों के अंदर आप बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। क्योंकि देखिए एनएलपी काम करती है सबसे पहले आपके नेगेटिव इमोशंस पे, आपके नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करती है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स को ख़त्म करती है। जो हमारे अंदर होता है ना, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है। तो ये वाले जो पूरी सारी चीज़ें हैं ये कभी इंशाल्लाह एनएलपी पे वर्कशॉप रखेंगे या आप मेरी कोई वर्कशॉप लेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अभी जो है मैं एनएलपी की एक जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि वर्ड्स बिकम आइडेंटिटी। आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे अल्फाज कितने ताकतवर हैं। वो इंसान को पूरा चेंज कर सकते हैं, वो किसी की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और वो किसी की पर्सनैलिटी को बना भी सकते हैं। ख़ास तौर पे पेरेंट्स और टीचर्स, जब जब हम टीचर्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ हम टीचर्स को भी बता रहे होते हैं कि आपके वर्ड्स जो है ना क्लास में बहुत जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी बच्चे के लिए। क्योंकि चिल्ड्रन बिलीव रिपीटेड मैसेज, यानी आपके जो मैसेज आप बार बार उसे बोल रहे होते हैं ना, तुम तो हो ही सुस्त, तुम तो हमेशा मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते, ये बातें जो है नेगेटिव जो आप बोलते जाएंगे, वर्ड्स बोलते जाएंगे, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बनता जाएगा। क्योंकि हम एक्चुअली एनएलपी में बात कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। जो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ये चीज़ें अपने अंदर ले रहा होता है और उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा चेंज आ रहा होता है और वो वर्ड्स आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो एनएलपी में हम कहते हैं कि अल्फाज जो हैं वो बहुत असर रखते हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके अल्फाज के इस्तेमाल को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकम इंटरनल बिलीव्स, यानी आप बच्चे का बिलीफ सिस्टम जो है वो हिट कर देते हैं। आप ये कह कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम छोड़ दो,
तुमसे नहीं होगा, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते। इन वर्ड्स को अगर आप थोड़ा सा रिप्लेस कर लेना कुछ वर्ड्स से, जैसे यू आर लर्निंग, नहीं तुम सीख रहे हो, तुम आहिस्ता आहिस्ता कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इम्प्रूव कर जाओगे, अगर तुम और प्रैक्टिस करो तो तुम और बेहतर कर सकते हो। थोड़ा सा आप देखें वर्ड्स को अगर हम चेंज करके उसमें से नेगेटिव वर्ड निकाल देंगे ना, तो खुद ब खुद आपके वर्ड्स में पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखें, पॉजिटिव पेरेंटिंग करने के लिए खुद पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव करें, अपनी लाइफ में अपने अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव कर लें कि आपसे लिंक्ड हर शख्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह एक और है कि रिफ्रेम योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा रिफ्रेम कर लें, फ्रॉम लेबलिंग टू इनकरेजिंग, यानी कि आप किसी को लेबल कर देते हैं, हमारे यहाँ बड़ा आम सी बात है लेबल कर देना किसी को, क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है कि तुम कर सकते हो। अगर आपने किसी को ये यकीन दिला दिया ना कि तुम कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो कर जाएगा। काफ़ी बातें ऐसी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे को मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को ना डराते ज़्यादा हैं और उसको कॉन्फिडेंस कम देते हैं, तो वो जो रहा सहा कॉन्फिडेंस होता है ना, हम वो भी उसका शैटर कर देते हैं। फ्रॉम डिसमिसिंग फीलिंग्स टू वैलिडेटिंग इमोशंस, जैसे हम हर चीज़ में बोलते हैं स्टॉप क्राइंग, अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चे का इशू है, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, मदर्स भी बहुत ये वर्ड्स यूज़ कर रही होती हैं, स्टॉप क्राइंग, डोंट यूज़ दिस, डोंट रन। जब आप डोंट, नो, स्टॉप, नेवर ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो आप नहीं 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 नहीं, वो जो ना का वर्ड है ना, वो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाते जाते हैं। क्या आपके स्टॉप टॉकिंग से, आपकी जो टीचर्स होंगी हमारे साथ वो मुझे बताएं कि क्या आपके स्टॉप टॉकिंग कहने से सब बच्चे खामोश हो जाते हैं, या आप जिस बच्चे को स्पेसिफिकली बोलती हैं कि स्टॉप टॉकिंग, क्या वो चुप हो जाता है? अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं डोंट रन, वो वहां से हल्के से आहिस्ता से निकलेगा, आगे जाके फिर भागने लगता है। ऐसे ही होता है, इसलिए क्योंकि हम ये वर्ड्स यूज करके उसको इतना पक्का कर देते हैं कि फिर इन वर्ड्स की उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसे पता होता है कि ये तो ना 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 ही बोलना है इन्हें। तो इस वर्ड्स को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। हम अगर आप किसी को भागने से मना कर रहे हैं, आप कह सकते हैं ना कि वॉक स्लोली, टॉक स्लोली, आहिस्ता बोलो। कम से कम वो जो स्टॉप, डोंट, नो, नेवर वो वाले वर्ड्स है ना, वो आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें, नेगेटिव वर्ड्स को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, पॉजिटिविटी खुद आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। फ्रॉम क्रिटिसिज्म टू ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि आप किसी को बुरा भला, किसी को बड़े गलत नामों से हम पुकारने लगते हैं, तुम तो इस चीज़ में ख़राब हो, नहीं तुम नहीं करो, तुम्हारा बड़ा भाई कर लेगा, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ये वो वर्ड्स हैं जो उसको सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करने से रोकते रहेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको अपनी समझें, आपको ये बात सीखनी पड़ेगी कि लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दूसरा ये कि देखें, बच्चों की तरबियत करना ना आपकी अपनी बचपन का सेकंड फेज़ है। आप जब किसी को इस्लाह कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी इस्लाह हो रही होती है। आप पहले अपने आप को सही कर रहे होते हैं, तो आप किसी और को सही करने के काबिल होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मुझसे कोई बच्चा इस तरह बात कर रहा होता है ना, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी अम्मी तो मुझसे खुश ही नहीं होंगी, इसका मतलब है उसके अंदर ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ ना, मेरी अम्मी मुझसे खुश नहीं होती, क्योंकि वो समझती हैं कि बड़ा भाई कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ है, और ये किसने बिछाई है? ये आप ही की वर्ड्स से ही आई है ना उसके दिमाग में। तो प्लीज़ इन वर्ड्स का बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। ओके, ये एक फार्मूला है, एनएलपी फार्मूला। अक्सर ऐसा होता है जैसे एकदम से कोई इंसिडेंट हो गया, दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, या दो बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, और हम एकदम से उठते हैं, चाटे लिए लगाए और बच्चों को डांटा डपटा, और फिर हम सुकून से बैठ गए। ठीक है, अपना भी बीपी हाई कर लिया, बच्चों को भी खूब डांट डपट कर ली, बच्चों ने थोड़ी देर में फिर सही हो जाना है और फिर खेलने लगना है। तो ये वाला जो घर में एक माहौल और रवैया है ना, एक अजीब ही घर का माहौल और एक अजीब ही हो जाता है, और बच्चे सही नहीं होते उसके बाद, फिर भी यही सब हो रहा होता है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा मैंने फॉर्मलाइज़ किया है कि अगर आप पहले ऑब्ज़र्व कर लें ना कि जाके हुआ क्या है,
थोड़ा-सा आप देखें तो कि बच्चे के अल्फाज़, उसके टोन, उसका बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर इस बच्चे ने कोई बहुत बड़ी हरकत कर दी है, तो हो सकता है सामने वाले ने उसे उकसाया हो या सामने वाले ने पहले कोई ऐसी हरकत कर दी हो जो इसने उठा के उसके सर पे बल्ला मार दिया या कुछ उसके साथ इस तरह का हादसा कर दिया। तो प्लीज़ ये चीज़ आप थोड़ा-सा पहले सोचें, उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करें कि हुआ क्या होगा, दोनों से पूछें। हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन रिएक्ट शुरू कर देते हैं, हम फ़ौरन जो है ना पनिशमेंट देने लगते हैं, हम फ़ौरन लेबल लगाना शुरू कर देते हैं बच्चे के ऊपर कि तुम तो हो ही अच्छे, तुम तो छोटे भाई का ख्याल ही नहीं रखते, या तुम तो जो है वो हमेशा बस कभी भी कोई मसला हो ना घर में तो पीछे तुम ही होते हो। तो ये जो लेबल है ना, ये नहीं करें, पनिशमेंट नहीं करें, फौरन रिएक्ट नहीं करें, बल्कि आपने रिस्पॉन्ड करना है। थोड़ी सी उस बच्चे को समझ लें, उससे पूछ लें क्या हुआ, दोनों बच्चों को समझ लें, थोड़ी सी एम्पैथी दिखाएं, थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएं, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी उसको गाइडेंस दे दें कि देखो तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बड़े भाई हो, तुम्हें छोटे भाई का ख्याल रखना है। इस तरह आप थोड़ा सा उनके आप बीच में जो गैप आ रहा है, एकदम से कनेक्शन उन दोनों के बीच टूट रहा है, सारे बच्चे हैं लड़ रहे हैं, वो आप थोड़ा सा उसको होता है ना नॉट बांध के दोबारा जोड़ दें। तो ये चीज़ एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि मदर और फादर बहुत अच्छा कर सकते हैं, और स्पेशली मदर, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो हैं ये मदर ज़्यादा देख रही होती हैं। और जो है अपने माइंड में आपने की माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए कि आपने जो है मुझे इन दोनों की दोस्ती करानी है, मुझे इन दोनों को जो है दिल में ये रखना है कि मुझे ये मसला हल करना है, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत जो है वो ख़राब होता जा रहा है। वो चीज़ आपको उनकी सही करानी है। एक तो प्लीज़, जो मैंने पहले भी बोला था, कंपैरिजन ना करें एक दूसरे से, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो ये अच्छा है वो बुरा है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इस तरह की बातें मत करें। बच्चे आपस में बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं आपकी इस तरह की वर्डिंग से। तो वो जो एनएलपी सिखाती है ना आपको कम्युनिकेशन के, प्लीज़ वर्ड्स बहुत सोच के इस्तेमाल करें। तो यहाँ वो सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी हालत है, कोई भी एकदम से कोई झगड़ा है, कुछ हो रहा है, तो आप पहले मसले को ऑब्जर्व तो करें। ये कि आप आई किचन से और आपने जी एक जो बच्चा जो है रो रहा था, तो इट मीन्स के सामने वाले ने ही मारा होगा, आपने उसके 2-3 लगाए और फिर आपने उसके बाद मसला सुना, उसके बाद कहानी सुनी कि हुआ क्या था। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, डिसिप्लिन विदाउट डैमेज, यानी डिसिप्लिन जो है वो सिखाना है लेकिन विदाउट डैमेज सिखाना है। यानी कि देखें, हमारा घर जो है वो कोई फौजी छावनी नहीं है, ठीक है? कि आपने एक डंडा रखा और आपने बच्चे को सुबह खड़ा किया, आपने उसको नमाज़ पढ़वाई, उसके बाद आपने थोड़ी देर उसको वर्जिश करवाई, फिर मैंने आपने उसको खाना खिलाया, स्कूल भेजा, उसके बाद आप वो आया तो वहाँ से आके आपने थोड़ी देर आपने कहा सो जाओ तो वो सो गया, उसके बाद आपने कहा उठ जाओ तो वो उठ गया, और इस तरह सारा दिन आपने उसका लेके चले। तो देखें, वो बेचारा कोई रोबोट तो नहीं है ना, ना कोई बेचारा जो है आपकी उस पर चल सकता है। तो डिसिप्लिन आप बिल्कुल बनाएँ, आप घर में कोई नज़्म ज़ब्त का कोई असूल रखें, लेकिन आप प्लीज़ उसको पनिशमेंट ना बनाएं उसके लिए। डिसिप्लिन और पनिशमेंट में क्या फ़र्क है कि पनिशमेंट जो है ना वो डर क्रिएट कर देती है। अगर आप बच्चे को किसी ऐसी कोई ऐसी पनिशमेंट देती है ना, देखना मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगी वो तुमसे मोबाइल ले लेंगे, देखना मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगी वो तुम्हें साइकिल नहीं दिलाएंगे या तुम्हें साइकिल नहीं चलाने देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना ये बच्चे के अंदर डर क्रिएट करती हैं। दूसरा है डिसिप्लिन डेवलप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब डिसिप्लिन हो जाता है ना बच्चा, तो उस एहसास जिम्मेदारी उसका जब पैदा हो जाता है, तो फिर वो बहुत उसकी ज़िंदगी फ्लो में आ जाती है, फिर वो यही सारे काम करेगा, लेकिन उसको वो चीज़ ना पनिशमेंट नहीं लगेगी, वो आपके डर से आपकी डांट डपट से वो काम कर तो लेगा वरना, लेकिन उसको लगेगा कि ये मेरे लिए एक सज़ा है। तो उसको सज़ा नहीं करें, डिसिप्लिन सज़ा नहीं है, डिसिप्लिन उसकी जीने का एक तरीका है, उसको उसको एक लाइफ रूटीन है उसकी, जो हमें डिसिप्लिन के तौर पे सिखानी है। दूसरा ये कि रोल मॉडल आपने बनना है। अगर आप बच्चे से कहे जा रहे हैं कि नमाज पढ़ो, और आप इतने बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस के कामों में लगे हुए हैं, या अगर आप जो है वो चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो एक्सरसाइज शुरू करे और आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो डेफिनेटली वो बच्चे के लिए वो चीज़ पनिशमेंट ही है। उसके माइंड में ज़रूर होगा कि जब पेरेंट्स खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं। देखें, एक चीज़ जो मुझे लगती है ना,
हमने अपने और बच्चों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया है। हम बच्चों को टाइम नहीं देते, हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों को टाइम देने के लिए। अच्छा, पहले ये होता था, नानी दादी ये लोग होते थे जो कहानियाँ सुना रहे होते थे, क्योंकि देखें स्टोरी टेलिंग की जो एक वर्थ है ना, उसकी जो एक पावर है, वो आज पूरी दुनिया जो है वो जानती है। और पूरी दुनिया में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बच्चों की साइकी पे काम कर रहे हैं, वो सब इसको अब जो है इंडोर्स कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ वो स्टोरी टेलिंग में सीख रहा होता है ना, या जो चीज़ वो आपके सोचने से सीख रहा होता है, आपकी पुरानी लाइफ से सीख रहा होता है। हम अक्सर चीज़ें बातें बता रहे होते हैं ना बच्चों को अपने बचपन की, तो वो उनसे जो बच्चा सीख रहा होता है ना, वो चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग ये कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपके साथ खड़े होकर नमाज पढ़े, लिटरली आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखें। आप उसकी मर्जी का काम करेंगे, वो आपकी मर्जी का काम करेगा। आप उसके साथ मूवी भी देखें, आप उसके साथ गेम भी खेलें, आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड करें। उसको लगेगा कि ये मेरे कामों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो आपके कामों को इम्पोर्टेंस देगा। आप किसी दिन अपने बच्चे के साथ बैठ के कहें कि आओ हम दोनों ये गेम खेलते हैं, आप देखेंगे वो कितना ज़्यादा उसको कनेक्शन आपका उससे बिल्ड होगा, और उसको फ़ौरन फ़ील होगा कि नहीं, और बड़े मज़े से वो बहुत इन्जॉय करेगा इस बात को, आपके साथ खेलेगा, आपको हराएगा या आपसे हारेगा, वो चीज़ को बहुत इन्जॉय करेगा। आपको बहुत देखें, हम कहते हैं ना बच्चे से मोबाइल ले लो, फिर आप बच्चे को बिज़ी भी तो करें किसी चीज़ में। आपको बच्चे को फिर बिज़ी भी तो करना है, तो आप उसको अपने साथ कनेक्ट भी तो करें। मैं बिल्कुल पेरेंट्स को ये बात कहूँगी कि सही है, हम अपने देखें, आप उसके साथ मूवी नहीं देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं देख लेगा। आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना, मोबाइल की स्क्रीन पर उसके पास हर चीज़ मौजूद है। वो अकेले देखेगा, इससे अच्छा वो आपके साथ बैठ के देखेगा। उसको पता चलेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मुझे फैमिली के साथ देखनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे फैमिली के साथ नहीं देखनी चाहिए। आप आपका बच्चा खुद आपको बताएगा कि नहीं, ये वाली फ़िल्म हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि ये फ़िल्म जो है सही नहीं है। अगर आपका बच्चा ये चीज़ सीख गया ना, तो समझो उसे तो अच्छे और बुरे की तमीज़ आ गई। जो चीज़ आप उससे, और अगर आप उससे वो चीज़ हिडन रखेंगे, आप उससे छुपाएँगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद छुपा के उसको सारी दुनिया से बचा लूँगा, तो सारी दुनिया में ये चीज़ें मौजूद हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप उससे मोबाइल ले लेंगे, वो अपने दोस्त के मोबाइल से जाके देख लेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, थोड़ी-सी अपनी कनेक्टिविटी जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करें। लिटरली आप अपने बच्चे के साथ मूवी देखें, आप उसके साथ खेलें, वो आपके साथ नमाज़ भी पढ़ेगा, वो आपके साथ कुरान भी पढ़ेगा। आप उसे खुश करें, वो आपको खुश करेगा। और आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट होगा ना, वो एक अलग ही ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। दी पॉज टेक्निक, ये टेक्निक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, या सिर्फ एज अ पेरेंट आप नहीं लीजिएगा। ये टेक्निक आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी जगह होती हैं, हमारा ऑफिस में बड़ा गुस्सा आ जाता है, बॉस बड़ा गुस्सा दिला देते हैं, बीपी बीपी हाई हो जाता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उस वक्त आपकी पॉज टेक्निक इस्तेमाल करें। पॉज टेक्निक ये है कि पहले रिएक्ट करने से पहले, हमें होता है ना बस आज तो मामला ख़त्म, वो वाली जो हमारी हालत हो रही होती है गुस्से से, ये उस वाले टाइम थोड़ा सा, एक तो हमारा इस्लामी तरीका है कि हम उस वक्त अपने आप को ठंडा कर लें। दूसरा कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, आप पानी पी लें। लेकिन एक ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा कि पहले आप अपने आप को स्टॉप कर लें। कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप हैं जो आपको बिल्कुल है कि अब मैं रिएक्ट कर दूं, मैं चीख पड़ूं, गुस्से में बस मैं शुरू हो जाऊं। आप अपने आप को, इवन ये जो आपका रिलेशन है, यानी कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, उसमें भी ये पॉज टेक्निक बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों की बीच इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लीज़ एक कोई इसको ज़रूर यूज़ करें कि पहले स्टॉप कर दें, पॉज हो जाए, फ़ौरन इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करें। दूसरा, थोड़ा सा सांस ले लें, थोड़ा सा ब्रीथ कर लें अपने आप को, इनहेल कर लें काम को, और एक्सहेल कर लें स्ट्रेस को। जब आप थोड़ा सा सांस लेके अपने अंदर सुकून लाएंगे और उसके बाद उसको एक्सहेल करेंगे, तो आपका सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। देन थिंक, उसके बाद सोचें, उसके बाद आप सोचने समझने के काबिल होंगे कि हाँ ये क्या हो रहा था और मुझे इसमें क्या रिएक्ट करना है। उसके बाद भी आप रिस्पॉन्ड सोचें,
अपना रिस्पॉन्ड चूज़ करें कि मुझे क्या फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए, इमीडिएट रिएक्ट करना चाहिए, या मुझे बाद में रिएक्ट करना चाहिए, या मुझे इस वक्त यहाँ से हट जाना चाहिए, या मुझे इस वक्त सामने वाले की बात मान लेनी चाहिए। उस वक्त आप चूज़ करें एंड देन यू रिस्पॉन्ड, और प्लीज़ उस रिस्पॉन्ड को अपने माइंड में रखें कि वो पॉजिटिव हो। जब आपका और आपकी वाइफ का रिलेशन पॉजिटिव होगा, हस्बैंड वाइफ का, आपके स्पॉस के साथ आपका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा, आपके बच्चे पॉजिटिव होंगे। तो प्लीज़ ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये आपसे जुड़े जितने लोग हैं उन सब के ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आती है डिजिटल पेरेंटिंग, जो हम बात करते हैं ना आज के दौर की, डिजिटल। और हम ये दौर चेंज नहीं कर सकते। बच्चों के पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, यूट्यूब है, हर चीज़ बच्चे के पास मौजूद है। मगर प्लीज़ 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 रील्स बच्चों को अलाउ नहीं कीजिए। जो स्क्रीन है ना, आज का मॉडर्न बच्चा जो स्क्रीन्स देखता है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा बेनिफिशियल बनाएं, अपने साथ देखें। मुझसे अक्सर पेरेंट्स सवाल करते हैं कि आपके ख्याल से बच्चे को कितनी देर हमें मोबाइल अलाउ करना चाहिए, कितनी देर हमें बच्चे को स्क्रीन देनी चाहिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप उतनी देर उन्हें स्क्रीन दें जितनी देर आप उसके साथ बैठ के देख सकते हैं, जितनी देर आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं, जितनी देर आप उसको अपने साथ बिठा के दिखवा सकते हैं, उतनी देर आप उसको स्क्रीन दे दें। क्योंकि आप जब आप उसके साथ नहीं बैठे हुए होंगे ना, तो उस वक्त रिस्क बढ़ जाता है कि उस वक्त आपका बच्चा क्या देख रहा है, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, समझे एक दुनिया है इतनी छोटे से डब्बे में, इतनी छोटी सी जादुई डिबिया में, और आपका बच्चा जो है वो पूरी दुनिया से पता नहीं क्या क्या देख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी देख रहा है, क्योंकि हम तो काम में लगे हुए हैं ना, फादर जो है वो ऑफिस गए हुए हैं, मदर जो है काम में लगी हुई हैं, चलो बच्चा मोबाइल देख रहा है। लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को आप देखें, आप उसको फ्री टाइम में हम बच्चे को मोबाइल क्यों देते हैं? ताकि मैं उठ के अपना काम कर लूँ, ताकि मैं अपना खाना पका लूँ, ताकि जिस वक्त बच्चा बहुत तंग कर रहा है, चलो मैं इसको मोबाइल दे दूँ और हम अपना काम कर लेते हैं। वो गलत टाइम है, वो गलत टाइम है। असल टाइम ये है, ठीक है, आप भी बैठ रही हैं, आप भी अपना मोबाइल देख रही हैं, आप कोई ऐसा वर्क कर रही हैं, आपने साथ में बच्चे को बिठा लिया, आप उसको मोबाइल दे दें। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि जितनी देर आप बच्चों को देख सकते हैं उतनी देर आप मोबाइल दे दें। आपकी एक हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपका एक रूल होना चाहिए, कनेक्शन बिफोर रिस्ट्रिक्शन। और ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है ना कि आपने बच्चे पे तो पाबंदी लगा दी कि वो मोबाइल नहीं देख सकता, और आप उसके सामने मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे पे तो पाबंदी है कि तुम 8 बजे या 9 बजे मोबाइल रख दोगे, लेकिन आप उसके बाद भी बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं। ये तो आप वो जो एक बड़ा मशहूर था ना कि क्या ये खुला तजाद नहीं, तो ये वही वाली बात है कि ये बिल्कुल खुला तजाद है। आप बच्चे को मॉडलिंग क्या कर रहे हैं, एनएलपी में एक चीज़ है मॉडलिंग, कि आप बच्चे के सामने क्या चीज़ पेश कर रहे हैं, आप उसके सामने क्या रोल मॉडल आप है ना, वो आपको देख रहा है। तो आप उसे तो मना कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप इस कंडीशन में हैं कि आप उससे चीज़ छीन भी सकते हैं, तो आप उसको मना कर रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं रख रहे। आपको शायद वो किस्सा याद होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरा बेटा ना मीठा बहुत खाता है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको इसको समझाएं कि ये मीठा नहीं खाया करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम कल आना। तो वो खातून चली गई। दूसरे दिन वो आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को समझाया। तो ये पूछा गया, एक साहबी ने उनसे पूछा कि रसूल अल्लाह आपने क्यों नहीं बच्चे को आज समझाया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्योंकि मैं खुद उस वक्त खजूर खा रहा था, मैं खुद उस वक्त मीठा खा रहा था, तो जब मैं वो खुद चीज़ अपने साथ कर रहा था तो मैं किसी को मना क्या करूँ? बच्चा क्या सोचता कि जो काम मैं खुद कर रहा हूँ मैं उसको मना किस तरह कर रहा हूँ? तो ये चीज़ जो है ना कि कनेक्शन बिफोर रिस्ट्रिक्शन, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखें, और एक एक्टिविटी अपने घर में करें, एक रूल अपने घर में बनाएं, वो है स्क्रीन रूल। क्रिएट वन फैमिली स्क्रीन रूल। हर घर में एक स्क्रीन रूल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट रूल ये है कि खाने के वक्त कोई मोबाइल नहीं देखेगा, या रात के खाने से पहले। आपके घर में 8 बजे खाना लगता है, 9 बजे लगता है, 10 बजे लगता है, अमूमन घरों में 9 बजे 10 बजे खाना खाया जाता है। उसके उस जब आपने खाने के लिए मोबाइल रख दिया ना, उसके बाद आपके घर में मोबाइल कोई नहीं देखेगा। देखें, आपके कोई डायरेक्ट इतने आपके वो नहीं हैं कि आपके बिल गेट्स के पास से फ़ोन आते हैं, या आपके पास इस्लामाबाद से हॉटलाइन पे फ़ोन आते हैं, इतने बिजी तो आप नहीं होंगे कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि 10 बजे के बाद
कोई ऐसा ऑफिस वर्क या कोई होता होगा इन केस के जो लोग इंटरनेशनली जॉब कर रहे हैं या इंटरनेशनली ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उनको ज़रूरत होती हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक नॉर्मल फैमिलीज जो है पाकिस्तानी फैमिली, उसमें 10 बजे के बाद फादर्स भी रील्स ही देख रहे होते हैं, फादर्स भी बस शॉर्ट्स ही देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये पेरेंट्स भी अपनी कम करें ताकि बच्चा भी कम करे। और प्लीज़ स्क्रीन रूल ज़रूर बनाएं। स्कूल कॉन्फिडेंस एंड रिजिलियंस, देखें स्कूल को ऐसी जगह रहने दें कि वो आपको बच्चे को तालीम दे रहा है, ठीक है, आपकी किरदार साजी कर रहा है, आपकी बच्चे को अपनी जो स्कूल में बच्चा काम कर रहा है ना, उस चीज़ को आप उसकी सपोर्ट करें, ठीक है। टीचर के साथ या स्कूल के साथ आपका इतना बेहतरीन स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन होना चाहिए कि आप, क्योंकि दोनों ही आपके बच्चे की किरदार साजी पर काम कर रहे हैं ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उसके उनके साथ आपकी थोड़ी सी अच्छी रेपो होनी चाहिए। देखें स्कूल ज़्यादातर पेरेंट्स की जो एक साइकी, अक्सर नेगेटिव साइकी बिल्डअप हो जाती है, वो ये होती है बस स्कूल में मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। देखें कोई भी टीचर क्लास के 30 बच्चों के या 40 बच्चों के बीच में, या सिर्फ आपका एक बच्चा ऐसा नहीं है कि वो उसकी दुश्मन होगी। तो प्लीज़ ये चीज़ें थोड़ी सी अपने अंदर कम करें। अगर आपको कहीं ऐसा लग भी रहा है कि टीचर के साथ या स्कूल के साथ बच्चे के आपके ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप बैठ के डिस्कस करें, आप टाइम लें, टीचर के साथ टाइम लें, आप जो है स्कूल ऑनर्स के साथ टाइम लें, आप उनसे डिस्कस करें, आप उनसे रिजल्ट डिस्कस करें। लेकिन प्लीज़ ये बात निकाल दें कि कुछ बच्चे टीचर्स के बहुत चहीते हैं या कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर्स बिल्कुल ही उनको नहीं करती। और बिल्कुल ये चीज़ मैं टीचर्स के लिए भी कहूँगी, क्योंकि देखें टीचिंग का शोबा जो है ना, ये एक बहुत बहुत मुबारक शोबा है, क्योंकि टीचिंग जो है ना वो नबियों ने की है। तो जो टीचर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ना, तो वो अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि आप कोई आम नहीं है, आप जो हैं जो काम कर रहे हैं ना वो इतने बड़े लेवल का कर रहे हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल का जो काम था ना, वो जिस लिए दुनिया में भेजे गए थे, उस लेवल का आप काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आप खुद नहीं कर पाएंगे बच्चों के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बच्चों के रवैये, बच्चों की आदतें, बच्चों की काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से टीचर्स उनको अलग अलग स्ट्रेटजी से डील कर रही होती हैं। तो प्लीज़ वो बिल्कुल अलाउ है, आप उनको बिल्कुल यूज़ करें, डील करें, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव बात, ना कोई टीचर ना कोई पेरेंट किसी के लिए भी अलाउ नहीं है कि वो किसी बच्चे के साथ करे। हील योर सेल्फ टू पेरेंट बेटर, यानी अपने आप को, अगर आप अपने अच्छे पेरेंट्स बनने चाहते हैं ना, तो पहले अपने आप को हील करें। चिल्ड्रन ट्रिगर व्हाट वी हैव नॉट हील्ड। अक्सर बच्चे उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो उन्होंने समझे उनके पेरेंट्स का कोई इशू होता है, उनके पेरेंट्स ने को स्ट्रेस होता है, चाहे जॉब का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो उस वजह से बच्चे टारगेट हो जाते हैं। या कोई चाइल्डहुड बाउंड्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी दिमाग पर उन्होंने असर डाला है, और वो चीज़ें अब आप अपने बच्चे पर थोप रहे हैं, या आप उस पर अपने बच्चों को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ कोई बचपन में ऐसी कोई ज़्यादती हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही चीज़ अपने बच्चों के साथ करनी है। अगर आपसे बचपन में आपको टीवी देखना अलाउ नहीं था, तो आज के दौर में आज के बच्चे के साथ आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। तो ये जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं ना, आपका कोई खौफ है, आपका कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करें। देखिए ये बहुत वास्ट टॉपिक है हील योरसेल्फ। इसके हवाले से अगले हफ्ते और 10 डे आई थिंक 25 जुलाई तक इंशाल्लाह मेरी एक और वर्कशॉप है, हील योरसेल्फ बिफोर यू हील समवन, यानी कि आप किसी और को हील करने से पहले अपने आप को तो हील करें। इंशाल्लाह उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मौजूद होगी, माइंड मेंटोर बाय रिज इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हो, फेसबुक पे भी है। तो अगर आप चाहें, और डिस्क्रिप्शन में भी आई थिंक मौजूद होगा, तो आप वहाँ से भी बिल्कुल जो है उसके लिंक्स वगैरह उठा सकते हैं। तो ये पूरी वर्कशॉप है जो मैंने इसके ऊपर रखी है, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि खुद हील नहीं होते हैं ना, किसी और को बचाने के लिए, किसी और की मदद करने के लिए पहले आप पहले अपनी मदद करें।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ द की स्ट्रेटजीज फॉर टुडेज पेरेंट्स। आज के पेरेंट्स की जो आज हमने की स्ट्रेटजीज पढ़ी, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, यानी कि आप किसी को सही करने से पहले ऑब्वियसली आप जो है पहले अपना कनेक्शन सही करें, जिस पर हमने बात की। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रिस्पॉन्ड। हमने अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे को सुनना है, फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, एक हुदूद होने चाहिए, वो हमने क्लियर करने हैं। बच्चों को भी पता हो कि मैं ये करूँगा तो मम्मा को गुस्सा आ जाएगा, मैं ये करूँगा, ये चीज़ अलाउ नहीं है। वो बच्चा जब शुरू से उसको पता होगा ना कि ये चीज़ें हमारे लिए अलाउ ही नहीं है, तो वो खुद उस चीज़ को बहुत जो है असूलों, जैसे घर में कुछ असूल होते हैं ना, अगर आप असूल बना देंगी तो ऑब्वियसली फिर वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा। जैसे अगर आपने असूल बना दिया कि घर में खाना उस वक्त लगेगा 9 बजे 10 बजे, जब सब मोबाइल रख देंगे, तो आप अलाउ ही नहीं करें ना, किसी को अलाउ नहीं होगा कि उस वक्त आप मोबाइल देखें। या आप अपने घर में कोई ऐसी जगह बना दें जहाँ पे आप मोबाइल्स रख दें। फोकस ऑन एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट्स, यानी कि आप फोकस बच्चे की कोशिशों पर करें, उसकी मेहनत पे करें। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट ला रहे होते हैं, वो हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट किसी को नज़र नहीं आ रही होती। पेरेंट्स पूरे साल की एफर्ट नहीं देख रहे होते, लेकिन सिर्फ 2 रिपोर्ट कार्ड्स 2 बच्चों के सामने रखिए कि अच्छा तुम्हारे 60% रिजल्ट आया है, तुम्हारे भाई का 80% रिजल्ट आया है, और इस तरह बच्चे को जज कर रहे होते हैं। देखिए, हर एक की मेंटल कैपेबिलिटीज़ अलग है, हर एक की मेंटल पावर्स अलग हैं, हर एक की जो है ज़िंदगी को जीने की सलाहियत अलग है। हो सकता है वो इस चीज़ में अच्छा ना हो, वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो इतनी अच्छी उनकी रेपो होती है अपनी टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो इतने हेल्पफुल होते हैं, उनके अंदर दूसरी बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। तो सिर्फ अगर आप जो वो परसेंटेज है उनके रिजल्ट की, उस पर आप बच्चे को जज कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी, जो बिहेवियर, जो चीज़ आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, पहले वो आप अपने आप को उस मॉडल, अपने आप को मॉडल बना लें। देखें, पेरेंटिंग जो है, मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी है जो हम पर डाली है। हम जब किसी को सही कर रहे होते हैं ना, इवन जो टीचर्स मेरे साथ होंगे वो एग्री करेंगे कि जब हम अपनी क्लास में जाके खड़े होते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम घर से प्रैक्टिस करके जाते हैं, हम पॉइंट्स लेके जाते हैं, हम पढ़ कर जाते हैं। तो पहले आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो फिर आप दूसरे के ऊपर काम करते हैं ना। तो मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी, आप जो देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, उसको पहले खुद तो मॉडल करें। प्रायोरिटाइज इमोशनल वेलबींग, बच्चे की इमोशनल वेलबींग पे काम करें। यूज पॉजिटिव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पॉजिटिव होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, देखें, हमारा घर फौजी छावनी नहीं है, उसको बच्चे के लिए मुश्किल जगह ना बना दें। कभी कभार इंसान ऊपर नीचे भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्यूशन जाना है, रोज़ स्कूल जाना है। ठीक है, किसी दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इट्स ओके, थोड़ा सा उसके साथ उसको समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो आदत बना रहा है, वो नहीं, मुझे तो पता है मेरा बच्चा जो है कि ऐसे ही कह रहा है कि पेट में दर्द होगा, 1 दिन कह रहा होगा, 2 दिन कह रहा होगा, अगर वाकई ऐसा कोई इशू हुआ तो ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा सा अपने माइंड में रखें। क्रिएट क्वालिटी फैमिली टाइम, फैमिली इन्वायरमेंट बनाना मियाँ बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इसमें वाक़ई एक खातून या कोई एक हज़रत कोई काम नहीं कर सकते, इसमें दोनों ने मिलकर काम करना है। देखें, जब आपने फैमिली प्लान कर ली ना और बच्चे दुनिया में आ गए, तो अब आपने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों से सवाल होगा ना, दोनों बच्चे, कहते हैं ना, बच्चे तो सदक़ा जारिया हैं आपके लिए, तो वो सदक़ा जारिया दोनों के लिए है ना, दोनों ही के लिए वो अगर अच्छे हुए तो दोनों का नाम होगा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सका तो दोनों बदनाम होंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। बहुत सी चीज़ें अपनी इसलिए सही कर लें कि हमारे बच्चे सही हो जाएंगे। प्रैक्टिस डिजिटल पेरेंटिंग, डिजिटल पेरेंटिंग बिल्कुल प्रैक्टिस करें, लेकिन हर चीज़ अपने बच्चों के साथ करें। उनको लगे कि आप कोई पुराने दौर के पेरेंट नहीं हैं, आप बिल्कुल ही कोई फरसुदा
उसके ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप भी उनके साथ सब कुछ करें, आप भी उनको हर चीज़ उनके साथ बैठ के करें। वो कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई पीपीटी उन्होंने बनाई है, कोई आईटी स्किल सीखी है, आप उनको साथ उनको इनकरेज करें, लेकिन उनको पॉजिटिव वे में करें। हाँ, अगर आप भी रील्स देखे जा रहे हैं, आप भी शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, तो बच्चे और बच्चा भी यही काम करे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो या समझें टेक्नोलॉजी को भी ज़ाया ही कर रहे हैं ना, उसको तो बिल्कुल भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसको प्लीज़ पॉजिटिव करें। इनकरेज इंडिपेंडेंस, बच्चों की आज़ादी, बच्चों को इनकरेज करें, उनको सही गलत की तमीज़ सिखाएं और आज़ाद छोड़ दें। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने बच्चे को सही गलत की तमीज़ सिखाएं और फिर उसे आज़ाद छोड़ दें। देखें, चिड़िया भी होती है ना, तो वो भी अपने बच्चे को जब देखती है ना पढ़ निकल आए, तो फिर वो उसको अपनी घोंसले से धक्का दे देती है। उस वक्त बच्चे को महसूस होता है कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पास पर हैं, मैं फ्लाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ बच्चों की ना आज़ादी का ख्याल रखें, थोड़ी बहुत उनकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, इतना तो उनका भी हक है ना। अवॉइड कंपैरिजन, मवाजना, जो मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों के बीच में मवाजना मत करें। बिल्ड रिजिलियंस नॉट परफेक्शन, बच्चों के बच्चों को ना हौसलामंद बनाएं, बच्चों को मजबूत बनाएं। बच्चों को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बच्चों का मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि हारना गलत है। हारना, अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो बहुत अच्छा है। हारने वाले बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, हारने वाले बच्चे अपनी हार से जीतना सीखते हैं। तो ये जो है ना कि हार को पॉजिटिव वे में अगर आप लें, हाँ, अगर आपने हार को एक बच्चे के लिए वो बना दिया ना कि देखो तुम्हारा भाई तो जीत गया, लेकिन तुम हार जाते हो, तुम नहीं हिस्सा लिया करो स्पोर्ट्स डे में, तुम हार जाते हो, उसको हार को उसके लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाए। पार्टनर विद द स्कूल, स्कूल के साथ पार्टनरशिप करें। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, आपके बच्चे का अपने दोस्तों के साथ क्या ताल्लुक है, आपके बच्चे का टीचर्स के साथ क्या ताल्लुक है। एंड लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। बच्चे के लिए पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए आज के दौर में पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने आप को पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाएं, बच्चे के लिए टाइम निकालें, बच्चे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को ये नहीं याद रहेगा आपने उसको कौन कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनाए थे, आपके बच्चे को ये याद रहेगा कि आपने बच्चे को कहाँ कहाँ इंकरेज किया था, आपने अपने बच्चे को कहाँ कहाँ टाइम दिया था, आप छुट्टी वाले दिन कैसे बच्चों के साथ गेम खेलते थे, आप लोग किस तरह अपनी फैमिली में बैठ के एंजॉय करते थे। तो ये थी हमारी की स्ट्रेटजीज। अब मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग टूल किट थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कम से कम देखें, डेली 10 मिनट्स कनेक्शन टाइम के लिए निकालें, 10 मिनट बच्चे को ज़रूर दें। बिल्कुल मैं मानती हूँ फादर्स के लिए पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पेरेंट जो ऑब्वियसली जॉब करने वाली जो वर्किंग मदर्स हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन देखें 10 मिनट्स मुश्किल नहीं है कम से कम। और स्पेशली वो वाला टाइम जो बच्चा स्कूल से घर आता है ना, और उस वक्त वो बड़ा एक्साइटेड होता है बताने के लिए कि आज मेरे साथ ये हुआ, और हम वहीं पे उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अच्छा पहले खाना खा लो, अच्छा पहले कपड़े बदल लो, फिर बात करते हैं। तो वो वाले टाइम को कोई बात नहीं, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। 10 मिनट्स बाद अगर वो बात ले लेगा, या 10 मिनट्स बाद वो खाना खा लेगा, 10 मिनट्स बाद वो कपड़े चेंज करने चला जाएगा, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इसलिए प्लीज़ फादर से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि 10 मिनट प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दें। माना आप बहुत थके हुए होते हैं, आपको ऑफिस का बहुत स्ट्रेस होता है, 10 मिनट निकाल लें, 15-20 मिनट बच्चों के साथ कोई गेम खेल लें, ज़रा सी किसी टॉपिक पे बात कर लें, उनसे पूछ लें आज, इवन खाने के टाइम ही आप उनसे बात कर लें कि आज सबसे अच्छी बात क्या हुई, क्या आज क्यों परेशान हो, आज तो तुम्हारा फुटबॉल का मैच था, क्या हुआ उसमें, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, या आज तुम क्यों उदास हो, आज तुम गुस्से में क्यों आ गए। तो ये चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी बच्चों से डिस्कस करें, बच्चों को ना अपने से कनेक्ट करें, ताकि उन्हें इतना ज़्यादा दूसरे लोगों की ज़रूरत ना पड़े, उनका बेस्ट फ्रेंड आप होने चाहिए। ये आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग है। ग्रेटिट्यूड रिचुअल, अपने बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाएं, जो कुछ मौजूद है आपके पास। और ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने स्टार्ट ही ऐसे लिया था कि सबसे पहले तो आप इस बात पे शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने माँ बाप बनाया है, बहुत बड़े ओहदे पे फाइज किया है।
तो प्लीज़ ये जो शुक्रगुज़ारी है ना, ये बच्चों को सिखाएँ, हर चीज़ पर शुक्र करना सिखाएँ। जो चीज़ है, जितनी है, उस पर शुक्र करना सिखाएँ, क्योंकि आज के दौर में जो हम सुनते थे ना नफ़्सा-नफ़्सी का दौर होगा, ये वही दौर है। इसमें नफ़्सा-नफ़्सी ये है। आजकल मैंने देखा है छोटे बच्चे आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे बाबा के पास कौन-सी गाड़ी है, या तुम्हारा घर कितना बड़ा है, या तुम कहाँ रहते हो। तो ये चीज़ें बच्चों के दिमागों से निकालें, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ये चीज़ें जो हैं ये लाइफ का हिस्सा हैं, ये चीज़ें आसाइशों में आती हैं, ये आपकी नीड्स में नहीं है। तो आप जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ना लाइफ में, वही आपका बच्चा प्रायोरिटाइज़ करेगा। अगर आपने बच्चे का दिमाग बनाया हुआ है ना कि जो है मटीरियलिस्टिक माइंड बनाया हुआ है, तो बच्चा भी इसी तरह सोचेगा। तो प्लीज़ वो चीज़ें ज़रा सा कम करें। बच्चे को बचपना उसका रहने दें, बच्चे को शुक्रगुज़ारी सिखाएँ, उसके पास जो है, जो चीज़ है, उस पे शुक्रगुज़ारी सिखाएँ, उसको उन लोगों को दिखाएँ जिनके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है। खुद ब खुद बच्चों के अंदर शुक्रगुज़ारी की आदत आएगी। डिवाइस फ्री मील टाइम, जो मैंने पहले बात की थी कि मील टाइम जिस वक़्त आपका खाने का टाइम है, उस वक़्त कोई डिवाइस अलाउ नहीं है। इवन मैं उस वक़्त फादर से भी कहूँगी कि प्लीज़ उस वक़्त मोबाइल को दूर रख दें। वो आपका फैमिली टाइम है, वो आपका मील टाइम है। वो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना आपके बच्चे के लिए। वीकली एप्रिसिएशन प्रैक्टिस, बच्चों को एप्रिशिएट करें, बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करें। वीकली कोई गिफ्ट दिला दें, कोई चीज़ दिला दें, इवन एक चॉकलेट दे दें, कोई आइसक्रीम खिलाने ले जाएँ कि हाँ, तुमने अपने छोटे भाई का बहुत ख़्याल रखा था, या मुझे खुशी है तुमने पूरे हफ़्ते जो है रूटीन फ़ॉलो की, या तुमने पूरे हफ़्ते की नमाज़ पढ़ी। तो उसको बिल्कुल एप्रिशिएट करें, उसको कोई गिफ्ट दें, उसको कोई इंसेंटिव दें, उसको पता हो कि मैं किन-किन चीज़ों से पेरेंट्स को खुश कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में बहुत ब्रिज है। बच्चे को ये नहीं पता कि मुझसे पेरेंट्स कैसे खुश होंगे, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मुझे बच्चे को कैसे समझना है, मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे पेरेंट्स को ये बात ही नहीं पता। तो प्लीज़ ये टूल किट्स जो हैं वो अपने पास रखें। इन चीज़ों का जो है अगर आपको फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं होगी। आखिर में है रिफ्लेक्शन के व्हाट इज़ वन चेंज यू विल स्टार्ट टुडे। कोई एक ऐसा चेंज, कोई एक ऐसी तब्दीली जो आप अपने रवैये में लाएंगे, अपनी डेली रूटीन में लाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो आज आपने जो मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, आपने मुझसे जो सीखी हो, वो आप प्लीज़ जो है मैसेज में आप बता सकते हैं। इवन आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उसमें बता सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी ये सुन के, ये जान के कि मेरे कुछ अ, कुछ कोशिश से किसी का कुछ भला हुआ है। तो प्लीज़ मुझे रिफ्लेक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या कोई एक ऐसा चेंज जो आपने सीखा हो। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की एक एक्टिविटी है, ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग प्लेज। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह ये वैसे आपको मेरे आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाएगा, या कम्युनिटी ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको। ये एक पॉजिटिव पेरेंटिंग प्लेज है। ये आप अपने आप से, ये देखिए, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ा आपको ना ज़रा खुश रखती हैं, आपको बड़ा एक्टिव रखती हैं। कि एक छोटा-सा एक सर्टिफ़िकेट है, इसमें आपने कुछ पॉइंट्स लिखे जो आपको लगता है कि हाँ, देखो मैं ये चीज़ें जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो वन चेंज जो आप अपने अंदर लाएँगे, आप इस तरह का कोई बना देते हैं कि एआई टूल्स हम सब यूज़ करते हैं। मैं उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो सब जो है चैट जीपी चलिए मैं नाम ले लेती हूँ, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ये सब चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से ना बच्चों के साथ एक्टिविटी किया करें। अपने लिए ये पेरेंटिंग प्लेज बनाएं। आपको जो चीज़ लगती है, जैसे मैंने इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि लिसन मोर, कंपेयर लेस, कनेक्ट डेली, वैलिडेट इमोशंस, लीड बाय एग्जांपल्स, आप ये सब काम करेंगे, इस पे आप अपनी साइन करें, आप इस पर डेट लिखें। ऐसे एक किड्स के लिए है कि आप उनके अंदर काइंडनेस, उनकी ग्रोथ प्लेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट टाइप आप ये एक एग्रीमेंट बनाएं कि आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट इन दीज थिंग्स, कि मैं मोबाइल जो हूँ वो सिर्फ 1 घंटा यूज़ करूँगा, हेल्प विथ कोर्स, रीड टू लर्न, लिसन टू एंड हेल्प पेरेंट्स, शेयर ट्वाइस एंड बी फ्रेंडली। उस पर आप बच्चे का साइन लें। आप यकीन करें, बच्चे इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। आप इन ये सब वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम जब थेरेपी कर रहे होते हैं बच्चों की, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। इवन सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हम बड़ों के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें हर
मैं ये बात मानती हूँ कि हर शख्स के अंदर एक बच्चा मौजूद है, अगर हम उसको रिपेयर कर दें ना, उसकी काफ़ी चीज़ें रिपेयर कर दें, उसको हील कर दें, तो बड़ी पर्सनैलिटी हील हो जाती है। और एक पर्सनैलिटी हील होती है तो फिर उसके जो लिंक में सारे लोग होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारे रिश्ते होते हैं, वो हील हो रहे होते हैं। तो वो है ना कि जितना आपसे हो सके वो आप इंसानियत के लिए कर दें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप नहीं, अगर आप अनमैरिड हैं, आप अपने किसी रिलेटिव की हेल्प कर दें, किसी मैरिड बहन की हेल्प कर दें, उसको ये चीज़ें जो हैं उस तक पहुंचा दें। तो ये चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये था आज का। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास टाइम है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं। हफ्सा, जी आई थिंक। मैम, मैं सिद्रा जी, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन करना चाहता है अपनी हैंड रेज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन ले लेंगे। यस, इन चैट्स। यस, एनी क्वेश्चन? अभी तक तो कोई हैंड रेज तो नहीं कर रहा, लेकिन ये चैट में हम देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो ओके। फिर ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हमने आपका इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया वो, और बहुत हेल्पफुल सेशन है। थैंक यू सो मच। आप फीडबैक जो है वो चैट पे भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इस सेशन के हवाले से मुझसे कोई बात करना चाहें, पेरेंटिंग के हवाले से कोई बात करना चाहें, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो, आपके जहन में हो और मैंने डिस्कस ना किया हो, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आप बिल्कुल कीजिए ताकि हम सब को उससे फ़ायदा हो। जी, और आप इंस्टाग्राम पर भी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रह जाए या कुछ भी हो तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। मैम, जिद्दी बच्चे कैसे टैकल करें? वन। सॉरी मैम, ज़िद्दी जी। बच्चे कैसे टैकल करें? जी। देखिए, मैंने अभी आपको यही बताया था कि बच्चे को समझें कि वो ज़िद कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है वो कंट्रोल चाह रहा हो सकता है उसको ऐसा लग रहा हो कि आप जो है वो जो है उसकी बात नहीं मान रहे, या आप जो है उसकी अच्छा, एक है कि उसको हो सकता है कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो। अगर उसको मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उसको साइकोलॉजिकल डील करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा ज़िद्दी है या ज़िद कर रहा है, तो पहले आप उस चीज़ को देखेंगे वो ज़िद कर क्यों रहा है। अगर आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ मैसेज पे कि वो किस ज़्यादातर किन बातों पे ज़िद करता है, तो शायद मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी कि बच्चों में लैक ऑफ लिसनिंग केयरफुली बहुत होता है जा रहा है, एक दो दफा एग्ज़ैक्टली। में बात नहीं सुनते हम जब तक रिपीटेडली एक बात ना करो। बिल्कुल, वो इसीलिए बात नहीं सुनते क्योंकि देखें, एक चीज़ को तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते ना कि वो जो एक बाहर की तरफ से उसके बच्चे के ऊपर एक है कि सोशल मीडिया की तरफ से जो एक चैलेंज है, उसको लगता है। देखिए, आजकल ना बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अगर आप उससे बहुत जी। लंबी बात करेंगे या आप उसको बैठ के नसीहत करेंगे ना, वो आपसे कुछ भी नहीं सीखेगा। आपको जो सिखाना है आपने उसको प्रैक्टिकली डील करना होगा, आपको उसको प्रैक्टिकली सिखाना होगा, या आपको उसके मर्जी का कोई काम ऐसा करना होगा कि, लेकिन आप अगर बैठ के कोई दर्ज देंगे या वाज करेंगे ना, वो आपका बच्चा, आपसे बच्चा, इवन टीचर्स के लिए मैं कहती हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा बच्चे टीचर्स को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन ही इतना हो गया है। वो जो इतनी जल्दी वाली लाइफ गुजार रहे हैं ना, आप देखें, हम यूट्यूब की 10 मिनट 20 मिनट, या हम इस वक्त आधे घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं इस वक्त कुछ बच्चों के साथ कर रही हूँ तो वो मुझे इतना टाइम देंगे। उनके लिए मुझे बहुत एक्टिविटी बेस्ड रखना होगा। बच्चे को अगर आपने कोई चीज़ सिखानी है ना, तो आपको उससे कनेक्शन बनाना होगा।
आपको उससे दोस्ती करनी होगी। जब आप उससे दोस्ती करेंगे ना, फ़र्ज़ करें उसने आपसे कहा पार्क जाने के लिए, आपको पता है कि आपका बच्चा बहुत खुश होता है जब पार्क जाता है। आप उसको पार्क लेके जाएँ, आप रास्ते में उससे बात करें। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम जो है ना, वो स्लीपिंग टाइम है। वो जो सोते वक़्त का टाइम होता था ना, जब हम सोने लेटते हैं और उस वक़्त जो बात हम अपने बच्चे से कर रहे होते हैं, वो डेफ़िनेटली उसके दिमाग में बैठ रही होती है कहीं। आप रैंडम बातें करें। देखें, अ, हम एज़ अ मुस्लिम, हम जो है ना, तबलीग जो है वो अब हमारे हम सब के लिए है ना, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम आल असहाब के बाद ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है। तो लेकिन तबलीग अगर हम अपने घर से ही शुरू कर देंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला वही है कि अब बात सुनने वाला बच्चा नहीं है, आप उसके साथ मिल के करें। हाँ, आप उससे ये कहते हैं चलो आओ हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, फिर हम दोनों पार्क जाएंगे। अगर आप उसको नमाज पढ़वाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह उससे बात करें, चलो अच्छा हम दोनों मिलके ये काम करते हैं, घर साफ कर लेते हैं, फिर हम दोनों जो है बैठ के गेम खेलेंगे। इस तरह उसको टैकल करें। बच्चे को टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा। हम वो वाली जनरेशन है जो बहुत फर्माबरदार और बहुत बाअदब लोग थे। मेरे ख्याल से आप लोग मेरे साथ बिल्कुल इस बात पे एग्री करेंगे कि हम जी बच्चे भी बुरे नहीं थे, हम बहुत बाअदब फर्माबरदार बच्चे थे। और हमें अब माँ बाप भी बहुत अच्छा बनना पड़ रहा है। अब हम अपने बच्चों को जी ना आंखें दिखा सकते हैं, ना हम अपने बच्चों से कोई बात जो है मनवा सकते हैं। हम वो लोग थे जो बस अब्बू ने कह दिया या अम्मी ने कह दिया तो हाँ बस पत्थर पे लकीर हो गई। लेकिन आज का बच्चा आपसे सवाल करेगा, क्यों नहीं करूं, मुझसे क्यों मोबाइल ले रही हैं। तो प्लीज अब हमें ना थोड़ा सा हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें एडवांस होना पड़ेगा। हमने हमने जी वैसे भी बहुत चेंजिंग देखी है, क्योंकि हमने सारी टेक्नोलॉजी को आते देखा है ना। और अभी भी हमें ही जी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे। और लेकिन ये एक कि एक बड़ा क्वेश्चन फनी सा है, सॉरी आई इंटरप्ट यू, यस यस। कि मैम मेरे बच्चे मुझसे सारा कुछ करवा लेते हैं मगर वो एंड पे स्टडी फिर भी नहीं करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा आपको भी डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना आपको भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। फिर आप ये करें कि आप पहले उनसे करवा लें और फिर आप उनकी मर्जी का काम करें। ठीक है, अगर पॉइंट। आपको उनसे कोई काम करवाना है तो आप उनसे कहें कि ठीक है तुम ये काम करो, फिर मैं आप लोगों को यहाँ लेकर चलूंगी, या मैं आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज बना के दूंगी, या अच्छा चलो फिर हम जो है आपकी पसंद का ये काम करेंगे। सही है, तो थोड़ी सी जी डिप्लोमेसी सीखें। चेंज हमने ही होना है, चेंज बच्चों ने नहीं होना। हम एग्जैक्टली चेंज होंगे तो बच्चा चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ही ये है। एक बुशरा जाहिद है, कह रही है टीन एजर्स को कैसे डील करें, उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर को। अच्छा देखें, टीनएजर्स का प्रॉब्लम ये है कि मैं कहती हूँ ये वो वाली कौम है जिनके बीच में ना जो हम हमारे और अपने बीच बहुत ज़्यादा गैप समझते हैं। उनको हमारी बातों से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात समझ आती है। उनको हमसे ज़्यादा वो रील्स और शॉर्ट्स से दीन को सीखना चाहते हैं। वो उन जी रील्स और शॉर्ट्स से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी में है। मैं टीनेजर्स को कहती हूँ कि वो बहुत जल्दी में है। उनके साथ ना हमें थोड़ा-सा स्पीड अप होना पड़ेगा, ठीक है? जी मेरे ख़्याल से जो इस वक़्त आपका और टीनेजर अगर आपका बच्चा है, तो जो गैप बन गया है, वो तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उस उनके साथ कनेक्शन बना के जो है कम करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इस एज में आने वाले हैं ना, जैसे जिनके बच्चे अभी 8, 9, 10, 11 साल के हैं, वो ये गैप बनने ही ना दें, वो ये गैप पैदा ही नहीं होने दें बिल्कुल। कि बिल्कुल टीनेजर बच्चा जो है ना वो समझता है कि अम्मी को ना कुछ पता नहीं है, मम्मा आपको नहीं पता ना कैसे होता है, मम्मा आपको नहीं पता ना क्या हो रहा है दुनिया में। तो आप अपने आप को जी इतना स्मार्ट करें, आप अपने आप को इतना डिजिटलाइज्ड करें कि बच्चा आपको ये नहीं कह सके कि मम्मा को कुछ पता नहीं है। वो जिन चीज़ों जी में इंटरेस्ट रखता है आप वो चीज़ें पढ़ें, वो आप वो चीज़ें सीखें, आप वो चीज़ें देखें कि उसमें और आप में गैप ना बने। अपने और बच्चों के बीच में गैप नहीं बनने दीजिए। जी। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मिस रिजवाना। सो ओके, थैंक यू सो मुझे मच। मुझे एज अ मदर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह। मिली अल्हम्दुलिल्लाह से। और बहुत सारे मेरे मसले हल हो गए और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे जैसी मदर्स हैं उनके भी बहुत सारे मसले हल हुए होंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। और अगर कभी भी कोई किसी भी मसले में है तो इंस्टाग्राम
आपका उनके साथ शेयर बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल, आई एम हियर फॉर यू। जी, तो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग भी। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी वेबिनार में हम आपको इनवाइट करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हफ्सा, आई एम हियर फॉर यू इंशाल्लाह। ऑल। आई एम सिद्रा। जब भी आप लोग मुझे इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर जी आपके साथ होंगी। जी ओके, जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।